बाजारों में जबरदस्त गिरावट का है माहौल और दिन के निचले स्तरों पर टूटते हुए बाजार और 15,735 के सबसे अहम लेवल के नीचे अब ट्रेड करता हुआ निफ्टी। आखिरी 1.5 घंटा डाउ फ्यूचर्स से संकेत और भी खराब। बचे हुए समय में हम क्या कुछ रिकवर कर पाएंगे या फिर होंगे खराब बंद। ऐसे में अब आज बचे हुए 1.5 घंटे और कल की क्या करें तैयारी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। और एक्शन नीचे की तरफ है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे आया बाजार। कहीं हरियाली दिख नहीं रही है सर। ना हरियाली कहाँ है? हरियाली का तो कहीं दूर तक नामो निशान नहीं। एक ही हरियाली का संकेत है। महाराष्ट्र में मानसून पहुंच चुका है अच्छी खासी तरह। मुंबई में भी बारिश हो रही है। एक चीज मैं बताऊं कि जब इस तरह की तेज गिरावट का माहौल हो उस समय मानसून की बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्यों? तो क्या कि जब आंख में से आंसू निकले, पानी निकले, पता ना चले कि छुपाने हाँ, मतलब वो बारिश का पानी है, आंसू का पानी है। तो ये उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये सही मौके पर सही वक्त पर बारिश चाहिए कम से कम। मतलब क्या करें, जो है वो तो है, लेकिन कम से कम दिखे तो ना तो बारिश मतलब मानसून एकदम सही वक्त पे आया। थैंक यू जी। एक चीज तो ठीक हुई है, कम से कम दुख दर्द जितना कम दिखे उतना बढ़िया। राइट, बताइए सर, दुख दर्द की बात अब इग्नोर तो नहीं कर सकते। बताइए इस समय की बड़ी मुझे ही बतानी है। बिल्कुल। तो चलिए, ग्लोबल संकेत बेहद खराब है। अब लगभग 500 अंक लुढ़क चुका है निफ्टी और बैंक निफ्टी में नुकसान है 1250 अंकों का। सेंसेक्स 1700 अंक टूटता हुआ अब आपके लिए यहाँ पर तेज गिरावट का माहौल आपको दिखेगा। बिकवाली सब जगह, कोई बचा नहीं है इस बिकवाली से, ये आप मानकर चल सकते हैं। लगभग सारे के सारे सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में है। यूरोप के बाजार 1 से 2% कमजोर है। डाउ फ्यूचर्स यही अब तकलीफ देने का काम कर रहा है। तो जब सुबह के शो में हम 250-300 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर्स पे, अब 650 पॉइंट नीचे हर मिनट के साथ डाउ फ्यूचर धीमे धीमे और नीचे जा रहे हैं। नेस्डेक फ्यूचर 450 अंक कमजोर हो चुके हैं। रिकॉर्ड लो बनाया है रुपए ने, हमारी करेंसी ने डॉलर के मुकाबले में 78 रुपये 28 पैसे अब है $1 का दाम, जो इतिहास में सबसे ज़्यादा ये आपने दिया है। हाँ, वहाँ से 20 पैसे रिकवरी जरूर आई है करेंसी में, लेकिन वही वाली बात है कि 10 से बॉल नीचे गिराओगे तो 300 तो उछलेगी। बिल्कुल। बाद में तो वापस नीचे ही जाना है। एब्सोल्युटली। तो वैसा वाला माहौल है। तो ये है अब तक की बड़ी बात है। जो सबसे ज़्यादा डरावनी तस्वीर है वो डाउ की है। 650 पॉइंट, 950 पॉइंट गिरने के बाद भी शांति नहीं हो रही इनको। अब देखिए, आज फिर से 600 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर, यानी कि 1500 से 2100, 3 दिनों में अगर 2100-2200 पॉइंट डाउ गिर जाए तो फिर चिंता तो होनी लाजमी है। ये है आपके लिए। और डे ट्रेडर्स के लिए भी 15,700 के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हुए दिख रहे हैं। 15,735 बनता था, एब्सोल्युटली नया लो हमने बना दिया। 12-13 मई के जो लोज थे निफ्टी के, वो हमने तोड़ दिया। बैंक निफ्टी का 33,000 का लो है 13 मई का, 33,001, और क्लोजिंग बेसिस पर 33,121। तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा दूर है उस लोज को तोड़ने से, निफ्टी ने तोड़ दिया है। बिल्कुल। तो ये है इस समय का सेटअप। और फ्रेश डेज लो पर आपको बाजार इस समय आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 15,700 अभी तोड़ा है। तो अब ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सर कि ये लेवल टूटना हमारे लिए? इम्पोर्टेंट तो है ही दीप, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर वही बात है कि क्लोजिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओपनिंग से। तो मेरी नज़र क्लोजिंग बेसिस पे 15,781 पर है। ठीक है, सो 15,781 के ऊपर हम बंद हो रहे हैं तो ख़राब तो ही है खैर, लेकिन हल्की सी आप ये मान सकते हैं कि अभी नया फ्रेश लो आपने क्लोजिंग बेसिस पे नहीं बनाया, बस उतनी बात है। इसके अलावा और कुछ नहीं। 15,782 और अगर 15,700 इसके नीचे बंद होते हैं तो नीचे का रास्ता खुलता है। जो बड़े टारगेट बनकर आते हैं वो 20% के करेक्शन के बनकर आते हैं, जो 14,900 से 15,200 के होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं तो आज के से लिए आप अपना 20-25% पैसा डाल सकते हैं इन लेवल्स पे। थोड़ा नीचे आएगा तो और सोचेंगे। 14,900 15,200 ये वो रेंज होगी जहां पर आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डालने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आज बाजार खराब बंद होता है तो देखते हैं आखिरी 1 घंटे में, 1.5 घंटे में पूरा फोकस दीप डाउ फ्यूचर्स पे ही है। अगर डाउ फ्यूचर रिकवर होकर 300 पॉइंट रह गया तो आप 15,800 के ऊपर बंद हो जाएंगे। डाउ फ्यूचर यही रह गया तो शायद 15,700-800 के बीच में कहीं बंद हो गए। यहाँ से और ख़राब हो गया तो फिर आपको पता ही क्या होना है। तो पूरी तरह से हम अमेरिकी बाजारों के हिसाब से चल रहे हैं। अब थोड़ा कम गिर सकते हैं, ज़्यादा बढ़ सकते हैं, वो एक अलग बात है, बट पूरा फोकस अमेरिकी बाजारों से ही है। सिंपल सी चीज़ है। और सुबह जो आप पूछ भी रहते हैं कि खुलते ही खरीदना है क्या, जहाँ खुलेंगे वहाँ बेचना है, तो उसका जवाब आपको मिल गया। क्यों खुलते ही बेचना है? क्योंकि किसी को लेना नहीं, लेने का कारण तो होना चाहिए। अगर मुझे 3:30 बजे 9:15 बजे से ऊपर का भाव दिखने की
उम्मीद हो तब तो मैं 9:15 खरीदूं, Correct. नहीं तो खरीदूं क्यों? क्यों खरीदूं? करेक्ट। और अगर मुझे 3:30 ये लगता हो कि भाव नीचे होगा तो मैं रुकूं क्यों, बेचूंगा। और वही होता हुआ दिख रहा है। अब आपके लिए सवाल अब बचे हुए 1.5 घंटे में ये है कि क्या कल मुझे सस्ता मिलेगा या कल मुझे ये भाव नहीं मिलेंगे, मैं आज ही खरीद मिल लूं। सकता है। अब 600 पॉइंट डाउ फ्यूचर देख के तो आपको ये लगेगा कल आराम से मिलेगा, हड़बड़ी क्या है। दूसरे तरीका ये समझो नहीं भी मिला तो क्या अभी नहीं मिलेगा, 16,000 पे मिलेगा, 200 ऊपर ले लेंगे। करेक्ट। तो लेने की किसी को जल्दबाजी नहीं है, और जिसको बेचना है अपने व्यू के हिसाब से या मजबूरी के हिसाब से, दो ही तरह के लोग तो हैं बेचने वाले। एक वो एफआई जो व्यू बनाकर बेच रहे हैं, दूसरे वो जो मजबूरी में बेच रहे हैं। ठीक, एलआईसी जैसा हाल है। एक वो जो व्यू बनाकर बेचे जा रहे हैं कि एलआईसी नहीं चाहिए, दूसरा वो जो मजबूरी में बेचे कि अलॉटमेंट आ गया अब क्या करें। करेक्ट। सो दोनों तरह के इन्वेस्टर्स को बेचने वाले हैं, खरीदने वाला एग्रेसिव इन्वेस्टर कोई है नहीं सामने। करेक्ट। तो ये दिक्कत है। तो लेक ऑफ बाइंग और सेलिंग, एग्रेसिव सेलिंग जिसको कह सकते हैं, दोनों मिलाकर ये हाल है जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि अब हमें सिर्फ 1 घंटा और 25 मिनट ही और निकालने हैं आज के सेशन में। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज अब जो बची है, तब तक थोड़ा मुझे विश्राम दें, आशीष और अरमान से काम करवाएं। बिल्कुल, आइए करवाते हैं आशीष अरमान से काम, और फिर हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ने के लिए तैयार। बताएं आशीष, आपसे करते हैं शुरुआत, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले दिनों के लिए? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, सबसे पहले आज शाम को 5:30 बजे सबकी नजरें रहेंगी, रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आएंगे, तो यहाँ पर नजर रखिएगा। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए तो यूके में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अप्रैल महीने के आंकड़े जो है वो आएंगे। कल के कुछ अहम इवेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर बजाज ऑटो स्टॉक के ऊपर खास नजर रखिएगा, क्योंकि बोर्ड की बैठक होगी जहाँ पर बायबैक पर विचार होगा। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ये भी फंड जुटाने पर जो है विचार करने वाले हैं, और होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI के जो है इसके आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे, एडजस्टमेंट आपको भाव में देखने को मिलेगा। आर सिस्टम्स यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड हुआ था 6.5 रुपये का, इसका एडजस्टमेंट है। इंडियन बैंक में 6.5 रुपये का, और हैवेल्स में देखें तो 4.5 रुपये का एडजस्टमेंट होगा। ग्लोबल मार्केट्स में सबसे बड़ा देखिए यूएस फेड की 2 दिवसीय की बैठक शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर नजर रखेंगे। अब बात करते हैं बुधवार यानी 15 जून की, तो यहाँ पर देखिए ढेर सारे ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पर आपको एक्स डिविडेंड्स देखने को मिलेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर करीब 19 रुपये का एडजस्टमेंट है, टाटा स्टील 51 रुपये का, टाटा केमिकल 12.5 रुपये का, टाटा एलेक्सा स्टॉक बड़ा है लेकिन फिर भी 42.5 रुपये का जो डिविडेंड है इसका एडजस्टमेंट होगा। और साथ में यूएस फेड की जो पॉलिसी की बैठक हुई थी इसका फैसला आएगा, और सबको पता है कि पॉलिसी दरों में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो फेड की पॉलिसी सबसे बड़ा ट्रिगर है, उस पर तो हमारी नजर है ही। उससे पहले भी कई सारे और फैक्टर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। खबरों के लिहाज से कैसा रहा है आज का दिन, आइए जानते हैं अरमान के साथ। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। खबरों में सबसे पहले GR इंफ्रा पर ध्यान रखिएगा, जिसमें कंपनी के कार्यालय पर CBI की छापेमारी चल रही है, जिसमें गुवाहाटी, शिलोंग, गुरुग्राम, बेंगलुरु के कार्यालयों पर उनके छापेमारी चल रही है, और ये जो रीज़न है उसका भ्रष्टाचार के मामलों पर CBI की छापेमारी जारी है। बजाज फाइनेंस पर ध्यान रखिएगा, जिसमें फिक्स डिपॉजिट दरें लगभग 0.10% बढ़ा दी गई हैं, और ये जो बड़ी हुई दरें हैं ये कल से लागू होने वाली हैं। और अंत में मेरे पास 2 ब्लॉक डील है, जिसमें RBL बैंक 63 लाख शेयर के कई सौदे, और NTPC जिसमें 12.4 लाख शेयर के कई सौदे हुए हैं। ओके, तो ये हैं ढेर सारे एक्शन वाले शेयर जहां पर आज खबरों के या ब्लॉक डील्स के दम पर है एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, सचिन जी, किरण जी और आशु मदान साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं वागले साहब के साथ। पहला बिगुल क्लोजिंग शो का, वागले का वंडर। वागले साहब, गुड आफ्टरनून, बताएं सर। अनिल जी, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून रियली गुड है, ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आप एक्चुअली वागले साहब उससे मुझे लगा भी, अपने हिंदी वाला शब्द ठीक है, उसमें गुड बोलना ही नहीं पड़ता, नमस्ते, नमस्कार। जी बिल्कुल, हिंदी ठीक है सर, न्यूट्रल। हाँ न्यूट्रल। अब इसमें गुड क्या है? आज तो कहीं कोई गुड है नहीं, आफ्टरनून और मॉर्निंग, और खाली आफ्टरनून बोले तो ऐसा लगेगा कि मतलब टाइम पास कर रहे हैं, पूरा बोल नहीं रहे। वागले साहब नमस्कार, बताएं सर आपका स्टॉक। अनिल जी नमस्कार। हाँ जी अनिल जी, आपने जो कमेंट्री दी मैं उससे एग्री करता हूँ, और उसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ। आप सोचिए, अगर मैं जो भी मेरा व्यू है, आप अगर मेरे से सहमत है, अभी अच्छे वाले स्टॉक जो परसों तक होल्ड कर रहे थे या पिछले वीक तक होल्ड कर रहे थे, वो अभी टूटेंगे, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स टूटेंगे। और ये एक स्टॉक के रडार पर आया है, बंधन बैंक, जो पिछले हफ्ते तक स्ट्रॉन्ग था, हमारा भी बुलिश था। अभी 306 307 का भाव है, यहाँ पर बेचना है। मेरा मानना है 300 टूटेगा, 290 85 आपको कल भी एक से।
ओके, ये बंधन बैंक पर वागले साहब की कॉल है, जो थोड़ी वागले साहब आपका ऑडियो अप एंड डाउन हो रहा था, समझने की कोशिश करेंगे। दोबारा वागले साहब को रिकनेक्ट करते हैं और फिर लेंगे उनकी बंधन बैंक की कॉल। ये भी पता नहीं चल रहा कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी, टेक्निकली या वागले साहब का मूड ही ऐसा है मार्केट के साथ में, हाँ, कि मतलब आवाज ही ऐसी निकल रही है, पता नहीं। चलिए आइए, याद रखना है मैं किसी को गुड आफ्टरनून बोल दूं ध्यान से। नमस्कार आशीष जी, नमस्कार। बताएं सर, आपका व्यू मार्केट पर इस वक्त। अनिल जी जो भी आपकी जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, आपने एक चीज़ बोली थी पिछले कुछ दिनों में, जो मैं आप पर्पसली बोल रहा था कि मैं शॉर्ट कॉल्स नहीं दे रहा था, कि कोई मतलब अनिल जी 2, 5, 10 रुपए वाला ये ना वो गेम नहीं था। अनिल जी जो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ना, 7.5 लाख करोड़ का मार्केट क्या है अनिल जी, ये डैमेज हुआ है। जो बुल मार्केट की कंडीशनिंग है, जो बुल मार्केट कस्टोडियंस ने किया है ना, वो ये किया है। अनिल जी मैं भी देश में हर कोने पे पिछले दिनों में घूम के आया हूँ और आपको बार बार अपडेट भी करता हूँ, पर मतलब मिलके भी, और आप देख रहे हैं अनिल जी पूरा देश इतनी बुरी तरह से स्टॉक्स में फंस गया ना, तो मैं बार बार बोलता हूँ उसको एग्जिट देने कौन आएगा और क्यों आएगा। अनिल जी बहुत बड़ा डैमेज है और इसके कोई भरपाई, मतलब एक होता है ना प्राइस करेक्शन, एक टाइम वो यू बनेगा, वो यू क्या अभी तो अनिल जी वो जो वी की लाइन है वही नहीं खत्म हो रही स्टॉक्स में, तो कब यू बनेगा, कितना बनेगा, वो अनिल जी नहीं पता। बस वही चीज है अनिल जी जो बार बार कोशिश कर रहे थे कि स्टॉक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मजाक की बात है अनिल जी, मतलब कुछ भी हम कहते रहे कि ये कॉल वो कॉल, और अनिल जी कोई शॉर्ट नहीं है। हम शॉर्ट कवरिंग ओवरसोल्ड मार्केट अनिल जी, वो वीकली एक्सपायरी में जो कॉल शॉर्ट हो जाती हैं तो थोड़ा बहुत उसके लिए शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, बाकी कौन शॉर्ट है अनिल जी। मुझे तो ये शॉर्ट कवरिंग और ये जो ओवरसोल्ड मार्केट है इसी की डेफिनेशन समझ नहीं आ रही, तो मैं जगह जगह पूछता रहता हूँ। वो ओवरसोल्ड शॉर्ट होता है अनिल जी, जो कॉल्स हो जाता है कुछ एक आध हफ्ते के लिए, वेंसडे को या थर्सडे को लोग बेच देते हैं फ्रस्ट्रेशन में कि मार्केट नीचे जाएगी, उसको पकड़ने के लिए थोड़ा बाउंस बैक आ जाता है, बस वही शॉर्ट कवरिंग है अनिल जी पूरे देश में। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जिस घर में किसी में मतलब आधी देश में गैस सिलेंडर और आधे देश के अंदर वो क्या कहते हैं गैस पाइपलाइन है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी जरूर है या स्टॉक जरूर है। तो अनिल जी इस तरह की लॉन्ग पोजीशंस हैं मार्केट के अंदर जो मैं बता रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड द अंडरलाइन द स्पिरिट कि इस तरह की ओवरबॉट मार्केट है, इसको मैं ओवरसोल्ड और शॉर्ट कवरिंग कैसे बोल सकता हूं। तो अनिल जी वो मुझे समझ नहीं आता। अनिल जी आपको क्रिकेट लैंग्वेज में आज मैं सुबह सुन रहा था, आप बोल रहे थे कि ये सिंगल डबल लेने का टाइम है। अनिल जी विकेट उड़ चुकी हैं, ये सिंगल डबल तो तब लेंगे जब हम पिच पे खड़े रहेंगे। जी विकेट उड़ चुकी हैं, आशु जी, इतनी बड़ा डिसइल्यूजन मार्केट के अंदर। आशु जी बैटिंग कौन कर सकता है जिसकी विकेट नहीं उड़ी हो, उसी की ना। तो वो जो बैट्समैन बाकी उन्हीं की बात हो रही है, जो ऑलरेडी आउट हो गए पेविलियन पहुंच चुका उनकी बात नहीं हो रही है। तो जो बच्चे उनके लिए कह रहे हैं कि भाई सिंगल डबल, तो जो आउट हो गए वो तो हो ही गए, उनका क्या, राइट। अनिल जी उनका भी क्या, वो ऐसे लेवल्स आ गए हैं, शॉर्ट होता नहीं। तो अनिल जी जो ओवरऑल ये चीज है ना, मुझे कोई चीज अनिल जी आपको याद होगा कि पिछले महीने भर पहले 18 मई को या कुछ आपने एक वो स्पेशल अपीयरेंस करवा दी थी, मेरा शो भी नहीं था। तो अनिल जी पूरा इन्फ्लेशन, पूरा इंटरेस्ट, पूरा ग्लोब, पूरा यूक्रेन और वो सब कुछ सारा इन्फ्लेशन समझाया था। और जो बग्गा जी भी कई बार मैं मेंशन करता हूँ आके इतना बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन अनिल जी हम ना टेम्परेरी 1-2 दिन से अभी भी नहीं समझ पा रहे कि ये जो ये इन्फ्लेशन इंटरेस्ट है, ये मतलब इन्फ्लेशन है, ये इंटरेस्ट रेट्स वगैरह इनसे कंट्रोल नहीं आने वाला है। बहुत बड़ा एक ही चीज अनिल जी, एक ही चीज इस मार्केट को सेम्बलेंस दे सकती है, एक ही चीज कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर की आप रात को मुझे बोल दें कि खत्म हो जाएगी, और वो अनिल जी मुझे नहीं लगता इस दुनिया में किसी को भी पता है, अनलेस कोई पुतिन का दोस्त हो जिसको पता हो कि हाँ भाई 15 तारीख को या 12 तारीख को खत्म हो रही है, तो बात अलग है। अनिल जी कोई नहीं कह सकता। तो वही एक चीज है जो इस मार्केट को ग्लोबली थोड़ी सी सेम्बलेंस दे सकती है अनिल जी, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा सकता इस मार्केट को। तो अनिल जी फिर अब आप बोले, मतलब मेरे इस इंटरव्यू के बाद या हर बार के बाद कोई वो बोलता है नेगेटिव, कोई पेसिमिस्ट, और राकेश जी बोलेंगे हॉरर शो है। अरे जी हॉरर शो है तो है, जिसको अपना पैसा बचाना है बचा ले, नहीं बचाना तो अली जी जो मर्जी कमेंट कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अली जी मेरे को जो दिखता है, जो मतलब लगता है, मैं बिल्कुल सीधा सीधा बोलूंगा, उसमें अच्छा लगे बुरा लगे, आई डोंट केयर, इवन इफ इट टेक्स वन मैन टू चेंज द वर्ल्ड और टू मेक द डिफरेंस, आई वांट टू बी द वन मैन। बट अली जी मैं ग्राउंड पे जो देख के आया हूं ना अनिल जी, इतना पेन है, इतना। आशु जी फैंसी प्रोडक्ट्स मशरूम होके आते हैं ना। अरे आशु जी और भी बड़ा नहीं आशु जी, आपकी सब बात ठीक है, आप सहानुभूति जता रहे हो वो भी अच्छी बात है, लोगों को लॉस हो रहा है वो भी हम समझते हैं। तो फिर आप एकदम सबको बोलो ना जीरो करके बेटा। मैंने आपको पिछली बार भी पूछा था सारा बेच दें क्या, जीरो कर दे क्या, फिर अगर ऐसा है तो आराम से लेंगे 15,000 में, फिर वो कॉल दो। या तो फिर आप अगर आपको लग रहा है सब लोग गलत राय दे रहे हैं तो फिर आप वो कॉल दो कि जीरो कर दो।
नहीं, ये तो अनिल जी मैं बोलता हूँ सबको अपना पोर्टफोलियो निकाल दो। आपने तब भी पूछा था, मैंने कहा देखो अनिल जी शॉर्ट कितनी अपना निकाल दोगे कोई हर्ज नहीं है। मेरा तब भी यही रिप्लाई था कि अनिल जी मिड कैप में डैमेज किसी में बाद में आएगा, किसी में पहले आएगा। अनिल जी मैं तो उठा बिना क्वेश्चन के आईआरसीटी से लेके एयू स्मॉल बैंक के मैं तो सेल के बारे में कैसे कैसे चीज आईआरसीटीसी में अनिल जी एक वो पैटर्न नया मैंने बोला कैच ड्रॉप पैटर्न है अनिल जी, कैच ड्रॉप पैटर्न। वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल कैश बिल्कुल आ रही है हाथ में और आते आते वो निकल जाती है और पूरा विकेट उड़ जा मतलब निकल जाता है, चला जाता है। तो अनिल जी ये मैंने इस संडे से सीखा, मैं नए नए पैटर्न सीख रहा हूं और आपसे हेल्प मांगूंगा। जैसे बोलिंगर, जैसे ये इलियट और बाकी सब ने रजिस्टर करवाए हैं, ये कुणाल जी की हेल्प से मेरी भी अनिल जी रजिस्टर करवा देना पैटर्न। बट मेरे मेंटर और अनिल जी टीचर कुणाल जी हैं, सिखाते मुझे सब वही है। तो अनिल जी ये सारे स्टॉक्स के बारे में टाइम टू टाइम बोल रहा हूँ अनिल जी। आज इसमें एक्सीडेंट, आज उसमें एक्सीडेंट, आज इसमें डिजास्टर, आज उसमें डिजास्टर। तो अनिल जी स्टॉक्स में तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई मतलब है ही नहीं। आप जब जो जल्दी अपना अच्छा अनिल जी कमिंग बैक टू द पॉइंट जो मैं आपसे शेयर कर रहा था अनिल जी, ऐसे बुल मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे मशरूम होके प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि मतलब जिसको देखो अनिल जी मतलब कहो मतलब ग्राउंड पे हर एक आदमी फंड मैनेजर बन गया अनिल जी। तो मुझे तो ये जो सिचुएशंस होती है ना जी, ये दीज आर ऑल सिंड्रोम्स ऑफ अ बुल मार्केट जो चीजें लेके आता है अपने साथ। तो ये जो हैजर्ड्स हैं इनसे भी अनिल जी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कॉशियस अप्रोच रहनी चाहिए। मतलब ये तो वही होगी अनिल जी, मैं अपना पैसा तोड़ने के लिए फीस भी दे रहा हूँ कि जी मेरा पैसा और खराब हो रहा है और उसके लिए अनिल जी उससे अच्छा अगर ये करना है तो आपको ही सुबह शाम सुन ले मार्केट में, वही बेस्ट चीज है। उसके अलावा अनिल जी और क्या करने की जरूरत है? मैं तो खुद कितना सही गलत होता हूँ वो मुझे पता है सर। आप लोग सब ज्ञानी लोग हैं, सब लोग आप विद्वान हैं, सारे अच्छे अच्छे चार्ट्स देखते हैं, अच्छे अच्छे एनालिसिस करते हैं, इसीलिए आप सबकी ज़रूरत है। आइए मैं आपसे और विस्तार से बात करूंगा। उससे पहले जल्दी से आज हमने न्यूज़ पर यूज़ में एक इंटरेस्टिंग स्टॉक और आशु सर आपको भी सुनने में मज़ा आएगा। वैसे आप जनरली दूसरों को सुनना पसंद भी करते हैं, इस बार भी पसंद करेंगे क्योंकि हम मुलाकात करने जा रहे हैं आरबीएल बैंक के नए मैनेजमेंट के साथ, एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट भी और नया मैनेजमेंट भी। तो नए मैनेजमेंट का ऐलान हुआ है तो हमने सोचा कि न्यूज़ पर यूज़ में क्यों ना उन्हें आमंत्रित किया जाए और जाना और समझा जाए कि आगे बैंक के किस तरह के दिन रहने वाले हैं। तो आइए न्यूज़ पर यूज़ आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक आप सब जानते पहचानते हैं। ये हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। एक तो हैं राजीव आहूजा साहब जो अभी इंटरिम एमडी और सीईओ हैं। राजीव आहूजा साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में बैचलर्स कर चुके हैं। आए अहमदाबाद से आपने एमबीए भी किया है। 30 साल से ज़्यादा का अनुभव आपका बैंकिंग स्पेस का रहा है। अब इनके साथ साथ हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं और वो है आर सुब्रमण्यम कुमार जो कि अब नए एमडी और सीईओ बनने जा रहे हैं आरबीएल बैंक के। तो आहूजा साहब पहले मैं पहले मैं एक बार सुब्रमण्यम कुमार साहब का इंट्रोडक्शन भी आपको दे दूं। आपने पीजीडीसीए के साथ फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है और साथ ही आपने सीआईएसए सीआईएसएम जैसे कोर्सेज भी किए हैं। सीआईबी के तौर पर आपने बैंकर के तौर पर भी काफ़ी कुछ काम किया हुआ है। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी यूएसए से आपने एडवांस बैंकिंग सर्टिफिकेट लिया है। बैंकिंग स्पेस का 40 साल का गहरा अनुभव है और आज आप आरबीएल बैंक की कमान संभाल रहे हैं। उसके पीछे कुछ और इनके जो बड़े असाइनमेंट रहे वो मैं बता दूं। इंडियन बैंक में आप काम कर चुके हैं, आईओबी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं, आईओबी के आप एमडी सीईओ भी रहे 2016 से 2019 जब आईओबी के लिए बड़ा मुश्किल समय था जो एनपीएस वगैरह का। और डीएचएफएल जो फाइनेंस कंपनी बंद हुई इसमें आप बंद होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी आपने पूरा कामकाज किया है। तो ये सारा काम सुब्रमण्यम कुमार साहब का है। तो पहले राजीव आहूजा साहब आपसे आपके पास आऊँगा। ये बताएं सर कि चूंकि अब सुब्रमण्यम सर आ रहे हैं तो क्या आप बैंक में बने रहेंगे या अभी आपकी एमडी सीईओ की जो पोजीशन है इंटरिम डे उसका क्या होगा? एक बार पहले आपके रोल के बारे में बताएं सर। धन्यवाद आनंद जी। और मेरा रोल रहेगा, मैं ऑब्वियसली इंटरिम बेसिस पर एमडी सीईओ था जी। जैसे ही कुमार फॉर्मली आएंगे जी जो भी जल्द होगा जी, मेरी पोजीशन ईडी की हो जाएगी जो मैं निभाता आ रहा हूं और मैं रहूंगा। और हमें काफी ऑप्टिमिज्म है। जो भी हमने बिजनेस किया है 6 महीने हमने पकड़ के रखा है और अब ये अपॉर्चुनिटी है कि जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको कुमार साहब और स्ट्रेंथन करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी कर सके अगले 1-2 सालों में। जी आहूजा साहब, चूंकि आप ऑलरेडी इस पोस्ट पे हैं जिस पोस्ट को आगे कुमार साहब लेंगे, मैं आपसे जानना समझना चाहता हूं बैंक के तौर पर, इस बैंक के एमडी सीईओ की तौर पर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि सुब्रमण्यम कुमार साहब आकर क्या करना चाहिए, उन्हें क्या डायरेक्शन देना चाहिए, क्या करेंगे, क्या करने की जरूरत है? इस वक्त आरबीएल बैंक को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है जो कुमार साहब पूरी कर पाए? ये आनंद जी मेरे लिए प्रश्न है?
जी जी सर, आहूजा साहब आपके लिए। हाँ, सो देखिए, हमारे पास जो हमने अपनी स्ट्रैटेजी बिठाई थी पिछले 1 साल में, वो एग्जीक्यूट हो रही है। कुमार साहब का जो एक्सपीरियंस है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद लार्ज ब्रांच बैंकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल और एमएसएमई, उनका काफी एक्सपीरियंस रहा है। तो वो हमें उसमें काफी मदद मिल सकती है, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंशन एरिया है अगले 3-5 सालों में। तो उनका इसमें बहुत बड़ा दायित्व रह सकता है। बाकी जो हमारी टीम है इंटैक्ट है। टेक्नोलॉजी में तो आपको पता है रोज के रोज नई नई चीजें करनी पड़ती हैं। ऑपरेशन में वो भी उनमें काफी एक्सपीरियंस है, तो उसमें भी उनकी काफी मदद रह सकती है। तो ये 1-2 एरिया है मेरे लिए जहां मुझे लगता है कि उनकी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन काफी हमें स्ट्रेंथन कर सकती है। बात है। कुमार साहब, मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ सर, अब आप एमडी और सीईओ बनने जा रहे हैं इस बैंक के। जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 3-4 साल का, डीएचएफ का एडमिनिस्ट्रेटर आप रहे हैं। आईओबी जब बहुत मुश्किल में था तब आपको एमडी सीईओ बनाया गया ताकि उनके एनपीए वगैरह काबू में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए। आपने का वो काम करके दिखाया भी है। क्या ये जो मार्केट समझ रहा है, क्या ये बड़ी वजह है कि आरबीएल बैंक के एमडी पर आपको इसलिए लाया गया है कि एसेट क्वालिटी को लेकर बहुत सारे इश्यूज, चिंताएं लोग बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जताते हैं, कहते हैं कि ठीक है नहीं है पता नहीं, तो एक ऐसा मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर लाए जो उसे ठीक कर सके? क्या आप समझते हैं आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी वही है? उसके पहले धन्यवाद धन्यवाद आप हम लोगों को बुलाने के लिए। आपका पहले राजीव जी से यही पूछा था आपका क्वेश्चन क्या होगा करके। हम दोनों मिलके ये आरबीएल को आगे बढ़ेंगे जी। ये आपको बोलना चाहता हूँ, आपका तरफ से आपका व्यूअर्स का भी बोलना चाहता हूँ जी सर। ये टीम के साथ मिलके ये बैंक को आगे बढ़ेंगे। नाउ आपका यही क्वेश्चन का सवाल का ऊपर आ जाता हूँ जी। सी, एक आदमी का मल्टीपल स्किल सेट होता है। वो स्किल सेट में 1-2 स्किल सेट द प्रोनाउंस होता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये सिचुएशन इधर का जरूरी नहीं है। आप आरबीएल का बैलेंस शीट देख लीजिए, दिसंबर का भी देखिए, मार्च का भी देखिए। उनका बैलेंस शीट में बहुत ताकत है एंड इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखिए, इसको 18% है। सो इसमें मीन डरने का कोई पोजीशन नहीं है। हम लोग इसको लीवरेज कैसे कर सकते हैं इज गोइंग टू बी द मॉडल। हम लोगों ने मेरा मॉडल है, आई हैव ऑलरेडी एक्सपैंडेड रैम सेगमेंट हम बोलते हैं बैंकिंग में। इंडियन बैंक में रैम को इम्प्लीमेंट किया था, वर्टिकल शुरू किया था। एंड इन आईओबी में रैम का प्रोडक्ट होलसेल से रैम को 65% तक ले चुका था आफ्टर टोटल क्रेडिट। सो हियर इन आरबीएल व्हेन दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो रिटेल agricultural MSME is going to be a thrust area and already ये बैंक है ना कुछ एरिया में बहुत आगे बढ़ गया है और उनका निश एरिया है। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड, फॉर एग्जांपल माइक्रो फाइनेंस में उन लोगों का दे आर इन द टॉप पोजीशन, टॉप 10। इन क्रेडिट कार्ड में दे आर इन द टॉप 5। ये एरिया को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये हाई मार्जिन एरिया है। ये एरिया का लीडरशिप पोजीशन हाथ में रख के उसके मेंटेन करके हम दूसरा एरिया में आगे बढ़ाने के लिए मैं तो इधर आया हूँ। बैलेंस शीट का आपका इन्फ्रेंस है ना, एक आदमी आ गया उनका यही है, ऐसा नहीं है। इधर का ये पर्सन हु इज पुलिस इंचार्ज डीआईजी इन नक्सल एरिया, इफ यू कम टू द टाउन इट डजंट मीन द टाउन में नक्सल आ गया, ऐसा नहीं है। उनका कैपेबिलिटी से हाउ दैट लीवरेज कर सकते हैं उसी के लिए मैं इधर आया हूँ। इधर का बैलेंस आरबीएल में एब्सोल्युटली ग्रेट लीवरेजिंग का ऑप्शंस बहुत है जी। सो वो लीवरेज करने के लिए आई विल बी वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर विद राजीव अकूजा एंड हिज एंटायर टीम एंड लीवरेज ऑल देयर कैपेबिलिटीज। दे आर ऑलरेडी हाईली इनोवेटिव बैंकिंग है। आप उनको मालूम है उनका डिजिटल में आगे बढ़ चुका है। वो मिड साइज बैंक में उनका पोजीशन ऊपर ऊंचा जाने के लिए हम लोगों का आरबीएल 2.0 करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। उन लोगों का स्ट्रैटेजी भी अभी हो चुका है, उनका बोर्ड भी अप्रूव कर चुका था। वो स्ट्रैटेजी के हमको स्ट्रेंथन करके उसका नया तरीका से उसका इम्प्लीमेंटेशन का तरीका ढूंढ के हम लोग ये बैंक में इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद ये बैंक का नेक्स्ट लेवल तक हम ले जाने वाला है। ठीक बात है। तो जी बिल्कुल। और आहूजा साहब लंबे समय से बैंक में, आई एम श्योर उनके अनुभव का, उनके बैंक में रहने का आपको फायदा जरूर मिलेगा भी, और वो भी यही कहने के साथ में मिलकर काम करेंगे। लेकिन
ये मेरा मत नहीं है और मैं इससे पूरी तरह से राय नहीं रखता हूँ। फिर भी आज कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई और आरबीएल बैंक का स्टॉक 22% नीचे गिरा हुआ है। वो लोग ये मानते हैं कि एक सरकारी बैंक का हेड अगर किसी प्राइवेट बैंक का हेड बनकर आता है तो उतना एग्रेसिव नहीं होगा, बैंक की ग्रोथ वो नहीं आएगी जो एक प्राइवेट बैंकर ला सकता है, जो सरकारी बैंक का हेड लेकर आए वो नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह के अपॉइंटमेंट तब होते हैं जब एसेट क्वालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं हों, तभी जाके इस तरह के अपॉइंटमेंट होते हैं। जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड या पास्ट कुछ एग्जाम्पल ब्रोकरेज हाउस, फॉरेन ब्रोकरेज हाउस ने दिए हैं और स्टॉक नहीं तो जनरली होता है कि नया मैनेजमेंट आया, स्टॉक भी दिखाता है कि हाँ हम कॉन्फिडेंट है, बढ़ना चाहिए। आज 22% नीचे है। इन दोनों चीज़ों पर आप क्या कहेंगे कुमार साहब? एक और जहाँ ये कहना है कि एक सरकारी बैंक के हेड को लाया जा रहा है, यानी कि ग्रोथ वो नहीं होगी, एग्रेसिव मैनेजमेंट नहीं रहेगा, और दूसरा आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है मुश्किल चीज़ों को हैंडल करने का, एनपीएस वाली रिकवरी करने का, तो उस लिहाज से आपको लाया जा रहा है। इन दोनों चिंताओं को आप कैसे दूर करेंगे? जो आपके इन्वेस्टर्स की जो चिंताएं हैं उसके बारे में बताएं। पहले आप इनका बैलेंस शीट देखिए जी, उसमें नेट एनपीए अभी इसमें क्या है 1.34%। मेरे ख्याल से ये फेयर बैंक में के बेटर है, नंबर 1। सो आपका चिंता है इधर एनपीए का रिकवरी का कोई मौका भी नहीं है। वो एनपीए हैज बीन अप्रोप्रिएटली हैंडल्ड एंड ये प्रोग्रेसिवली ये 2-3 क्वार्टर से इन लोगों ने प्रोविजन कर चुका है। इसलिए तो आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो देखिए आप 70% हो चुका है। 70% इज अ फेयरली बिग एंड गुड पीसीआर, प्रोविजन कवरेज रेशियो है। तीसरा चीज है एंड अग्रेशन एंड ग्रोथ, दे नीड नॉट बी वेडेड टू ईच अदर। ग्रोथ कर सकता हूँ, आप मेरा एक ही एग्जांपल दे सकता हूँ। When I was an IOB, हमारा operating profit, which is the real before provisioning, it crossed 5,300 crores. Never in the history of IOB. मैं उधर जाने के बाद ही हुआ था। वो 2 साल 2.5 years में उतना अग्रेशन कर सकता है। एंड नाउ प्राइवेट सेक्टर में ये बढ़िया से फ्लेक्सिबल सिचुएशन में मोर बिजनेस करने का मौका ज्यादा है, ये भी खोलना पड़ेगा। हम यही करेंगे, कंट्रोल्ड ग्रोथ करके बोल सकते हैं। अग्रेशन डजंट मीन दैट आप गाड़ी में बाइक के एक्सेलरेटर में पत्थर रख के वो चलाना नहीं है। एक्सेलरेटर में हाथ, और दूसरा है दोनों मिरर का देखना है, पीछे मिरर का देखना है, आगे स्पीड बढ़ाना है एंड अल्टीमेटली डेस्टिनेशन को सेफ एंड टाइमली रीच होना है। यही तो हमारा तरीका है। हम लोग ग्रोथ करेंगे, कंट्रोल्ड ग्रोथ करेंगे। वी विल नॉट पुल डाउन द इन्वेस्टर्स एंड आरबीएल का इफ यू सी द विजन, it is always value addition to the stakeholders. This value addition to the stakeholders हम करेंगे, जरूर कर देंगे। 2 quarters का last is an example how the stability has been brought in by Mr. Raguja by putting a firm feet on the street. दूसरा है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का बैंकिंग का कोई अलग अलग तरीका नहीं है। बैंकिंग तो एक ही है। ये पर्सन ये एक बैंक में काम किया था, दूसरा बैंक में करने का रेगुलेटरी चीज चेक है, स्ट्रैटेजी चीज ठीक है। तो प्रोडक्ट्स में भी थोड़ा इधर उधर हो सकता है, प्रोडक्ट का ट्यूब करके प्रोडक्ट का आगे बढ़ाना है। एंड इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द होलसम बैंकिंग। में मान लीजिए वो आरबीएल इज यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक का मतलब वो बैंक में सारा चीज प्रोडक्ट हम लोग लायक है लाने के लिए। विथ माई एक्सपोजर इन ऑल अदर प्रोडक्ट्स, हम लोगों ने कस्टमर का भला के लिए हम लोग और एक बढ़िया प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। यही है। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होगा तो ये कस्टमर ये बैंक छोड़ के दूसरा बैंक देखने के भी सोचेगा नहीं। हम लोगों ने अभी कस्टमर को 2 प्रोडक्ट है, अभी नया प्रोडक्ट लाके कस्टमर को 4, 6, 8 तक हम दे सकते हैं। मतलब क्या होगा, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा एंड सस्टेनेबिलिटी भी हो जाएगा। ये बैंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तरीका से देखना है और लॉन्ग टर्म देखने में we are building a beautiful story of the strategy wherein we will provide value to the investors over the long period. If you want something आज का कल का करके ये बैंकिंग नहीं चलता है। एंड आपको यही मालूम है over a period of time the bank has done one. See for example आपका पहले ये काम शुरू किया है और पिछला बार कंपेयर करने में तो 100% ग्रोथ है। वो आगे साल में ये 100% नहीं हो सकता। 100 का ऊपर 100 होगा तो 200, 300 होगा। देयर विल बी अ कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ 20%, 30% विच कुछ बैंक ने करके दिखा है। वही करने के लिए मैं तो इधर आया हूँ। एंड ये पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का टैग का जरूरत नहीं है। आई एम अ बैंकर, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री का आदमी हूँ।
एंड बैंकिंग का इधर किया उधर किया, उधर कितना किया, इधर उसके ऊपर अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उधर का एक्सपीरियंस मेरे को बहुत मदद करेगा ज्यादा अच्छा करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आई एम श्योर आपके डिपॉजिट होल्डर्स, आपके कस्टमर्स, आपके इन्वेस्टर्स ये सुन के बहुत खुश होंगे कि कुमार साहब आकर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं। चिंता करने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपके और राजीव आहूजा साहब दोनों के कंधे पर भारी जिम्मेदारी भी है। पूरी तरह से बैंक का जो कहना चाहिए कि एक जो इमेज बन चुकी है इन्वेस्टर्स के मन में, उसे फिर से चुस्त दुरुस्त करने की। और मैं कह सकता हूं सर इतना कि जितनी उम्मीदें हैं आरबीएल बैंक से आपके आईपीओ की लिस्टिंग के वक्त नहीं थी, उससे ज़्यादा आज हैं। आई एम श्योर राजीव आहूजा साहब और कुमार साहब आप दोनों बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे और बैंक को पुरानी ग्लोरी पर पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। आपके नेतृत्व में अच्छा काम हो, हमारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू सर, हम लोग करके दिखाएंगे। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। एकदम कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट आरबीएल बैंक की तरफ से कुमार साहब का बताते हुए कि ग्रोथ जबरदस्त होगी, बैंक मजबूत है, परफॉर्मेंस आएगी, निश्चिंत रहें, डरें घबराएं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, ये पूरा भरोसा देते हुए इन्वेस्टर्स को। और इसीलिए मैंने थोड़े डीप मुश्किल समझे मैनेजमेंट से जो आपको चाहिए, उनका भरोसा, उनका कॉन्फिडेंस जो चाहिए वो आपके सामने आया है। आ रहा है बिल्कुल। अब वही है, बाजार इस पर क्या रिएक्ट करता है? बाजार का ठीक है, देखिए बाजार का तो आज मूड माहौल वैसे भी खराब है, प्लस ये भी हैं खबरें, सारी चीजें होती है, अपनी अपनी जगह है, सबका अपना अपना परसेप्शन है, एक खरीदता है एक बेचता है। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट को सुनकर और मैनेजमेंट प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाला, मैं ये चीज़ तो मैं मानता हूँ कि सरकारी और प्राइवेट में इस तरह का भेदभाव करना तो बेकार की बात है। इसलिए मैंने कहा कि ये मेरा मत नहीं है, ब्रोकरेज रिपोर्ट ने लिखा है तो बताना जरूरी है। आइए बढ़ते आगे, 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी तैयार है, उससे पहले एक बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। किरण जी बताइए क्या बिकेगा अब? बिल्कुल। नमस्ते अनिल जी, नमस्ते दीपांशु। बेचना है कोल इंडिया और ऑप्शन के जरिए बेचना है। 190 एट द मनी का कॉल पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह है। 5.85 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस 4.25 का रहेगा। पहला टारगेट 9 रुपए का, दूसरा टारगेट 11 रुपए 50 पैसे का देखने को मिल जाना चाहिए। इसके 2-3 कारण है। पहले तो एक ऊपर में अच्छा खासा बुल ट्रैप बन चुका है और उसके साथ ड्रिफ्ट होते नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छे वॉल्यूम से। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन डेटा में पुट साइड पे सारे के सारे स्ट्राइक प्राइसेस पे क्लासिकल अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। 165 तक की अनवाइंडिंग है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 165 के टारगेट आएंगे। मेरा मानना है कि 185 182 के टारगेट्स आपको कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। अगर ये टारगेट्स आते हैं तो मेरा 9 रुपए और उसके बाद का 11 रुपए 50 पैसे के टारगेट्स हासिल होते नजर आ जाएंगे। डायमंड से फिर कोयला बनने की तैयारी में है कोल इंडिया, ऐसा मानना है किरण जी का, मेरा नहीं है। आजकल मैं अपना तो कुछ बोलता ही नहीं, मैं दूसरों के लिए बोलता हूँ। किरण जी का कहना है ऐसा। 190 रुपए वाला पुट ऑप्शन खरीदा जाए। किरण जी कोई ऑब्जेक्शन हो तो बता देना ऐसा मेरे बोलने पे। नहीं, आमतौर पर मीडिया को माना जाता है अपने स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश करने के लिए। अगर आपको लगा हो किसी भी वक्त कि मैंने आपके स्टेटमेंट को तोड़ा मरोड़ा हो तो आप कह सकते हैं, इतनी छूट तो है। तोड़ने मरोड़ने का हमारा अधिकार है, तो उनका भी एक एक्सप्लेनेशन देने का छूट है। किरण जी ठीक है, सहमत है? अनिल जी, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोयला हो गया, और अगर टारगेट आ गया तो सोना हो गया। वाह, चलिए बढ़िया। आइए सचिन जी तैयार है, एक बिगुल उनके लिए, बीटीएस डबल टी वाला। जी सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर बिकवाली करनी है अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर में। सचिन जी गजब कर देते हैं आप। कैसे कर लेते? हो गया मेरा तो कल का 2000 ये वाला। हाँ, ये कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं एक्सपर्ट्स को पहले मौका देता हूँ, गलत तो नहीं कर रहा, लेकिन नहीं, आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हैं एकदम। अदानी एंटरप्राइजेस बिल्कुल मेरे तीनों टारगेट आ गए, मुझे लगा अभी फिर से फ्रेश शॉर्ट कॉल है। प्लीज आप बताएं सर। जी अनिल जी इनफैक्ट हमने वेडनेसडे में भी यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन रेकमेंड की थी, लगभग 2200-2230 के आसपास तभी स्विंग हो रहा था। अभी भी मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है शॉर्ट टर्म एवरेजेस का, जिस तरीके से इसने आरएसआई पे एक ब्रेकडाउन दिया है, तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 2010 के आसपास के स्विंग्स कंफर्टेबली बनने चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी बिकवाली करनी है अदानी एंटरप्राइज के फ्यूचर्स में। जिस तरीके से इंट्राडे का चार्ट अभी प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है अगर पुल बैक थोड़ा सा भी आ जाता है तो आई थिंक 2100 तक आपके पास जगह है, वहां पर भी आप शॉर्ट पोजीशन ऐड कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2110 पे।
फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 2035 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1980 का। बिकवाली करनी है अदानी एंटरप्राइज के फ्यूचर्स में। अदानी एंटरप्राइजेस का फ्यूचर्स बेचना है, 2110 का स्टॉप लॉस है। और एक बार सचिन जी के टारगेट्स भी सामने आ रहे हैं। डीप 2035 और 1980। 2035। ओके, 2100 तक का, 2105 का फाइनल टारगेट था। आगे तीनों आगे। हाँ, अदानी तो ये स्टॉक तो हमेशा ओबलाइज करता है भाई। थैंक यू वेरी मच। लास्ट टाइम हाफ एन आवर में आया था, इस बार एक दिन में आ गया। मैं सोच रहा हूँ आशु जी से भी थोड़ी तारीफ तो करवाई ली जाए। अदानी एंटरप्राइज शुक्रवार का 2185 2195 का हमारा शॉर्ट कॉल था। 2175 2155 2140 और 2105 तक के टारगेट के लिए शॉर्ट का था। लेकिन अभी भी आपको ट्रेल करते रहना चाहिए जब तक कि बाजार में रिवर्सल के या कोई ऐसे संकेत ना आए। अभी भी शायद नीचे हो सकता है। और दूसरा जेएसपीएल भी दीप बता दूं, जो हमने 260 261 में शॉर्ट कहा था, 360 361 में 351 का पहला टारगेट आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त आ चुका है। 349 का लो बनाया। यहाँ पर भी आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें। बाजार खराब रहा तो 341 331 तक के आगे के टारगेट भी बनेंगे और बाजार ठीक हो जाता है तो आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना है। वो अब आप अपने रिस्क के हिसाब से रखिए। यहाँ पहला टारगेट हासिल हुआ, अदानी में सारे टारगेट हासिल हुए और मैं मूड बना ही रहा था जब 2105 का मेरा टारगेट आया था। मुझे लगा कि यहाँ से भी अभी अदानी एंटरप्राइज और जाना चाहिए, क्योंकि ये 150 रुपए के, इनके लिए 150 रुपए गिरना बढ़ना कोई बड़ी चीज नहीं। इनके लिए तो जब तक बड़ा मूव ना आए तब तक ऐसा है। आशु सर, क्या है आपकी राय, बताएं सर। जी देखिए, शॉर्ट कॉल्स में तो बढ़िया रहता ही है और आपको पिछले 2-3 दिनों में जब मैंने जिंदल वगैरह शॉर्ट कॉल्स देखा तो वैसे ही अनिल जी मन खुश हो जाता है। अनिल जी मन इसलिए खुश नहीं होता कि मतलब कोई शॉर्ट कॉल है, क्योंकि वो डायरेक्शन राइट है। अनिल जी मतलब जो इतना ये मेटल्स अनिल जी आप सोच नहीं सकते। मतलब देखिए, आप अनिल जी टीवी पे बैठे हैं, आपको लाखों करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं और मैं तो अवार्ड्स में आपको उस दिन बोलना चाह रहा था कि मतलब जैसे आपने कहा कि आजकल अवार्ड्स का सीजन है। अनिल जी अवार्ड्स के सीजन में अवार्ड होता है, नॉमिनेशन होते हैं, तो आपके अवार्ड में तो मुझे नहीं लगता कि कोई नॉमिनेशन नहीं भी होता होगा। मतलब वो सीधा डिसाइड किया और सीधा कैटेगरी आई और सीधा आपका नाम आया। तो उसी सेंस में अनिल जी आपको, लेकिन एक चीज है जो अनिल जी ग्राउंड पे है ना, वो आप अनिल जी, मैं आपको जब देखता हूं ना, मतलब इतने लोग इतना पसंद करते हैं तो आपकी बात की इतनी ज्यादा वैल्यू है। इसलिए मैंने कहा कि अनिल जी मैं कई लोगों को समझा के आता हूं कि अनिल जी कोई सुन लो, अब इधर उधर क्यों मतलब हाथ पैर जगह जगह मारने की कोशिश करते हो। अनिल जी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे होते हैं। तो अनिल जी शॉर्ट करना इसलिए नहीं कि अच्छा, क्योंकि आप रियलिटी के पास हो, अब रियलिटी हो रही है। अनिल जी अगर मैं मतलब रियलिटी को आंखें बंद कर लूं तो नहीं हो सकता। हम बार बार रियलिटी बोलने की कोशिश करते हैं, लोग फिर वही नेगेटिव पेसिमिज्म। अनिल जी आप जो कहते हैं मेरे बोलने से अगर मार्केट घट जाता और भसीन जी के बोलने से मार्केट बढ़ जाता तो अनिल जी फिर तो हम दोनों ही मतलब इस मार्केट को चला रहे होते, बाकी किसी की जरूरत ही नहीं थी। अनिल जी मार्केट के हिसाब से चलता है, किसी के कहने और उससे नहीं चलता। तो अनिल जी मतलब टोटली जो प्रैक्टिकल चीज होती है, क्योंकि मतलब मैं बायस नहीं होना चाहिए। अनिल जी देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं डिस्पैशनेट व्यू होना चाहिए, लेकिन कहीं अगर हमारी मतलब वो पोजीशंस होती हैं जो कि जनरली लॉन्ग होती हैं सबकी, वो डिस्पैशनेट व्यू नहीं आता, क्योंकि अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है किसी को, चाहे जैसा भी हो। तो वो एक चीज है, उस सिंड्रोम से निकलना बहुत जरूरी है। अनिल जी मार्केट नीचे आई है, मेरे पास एक ट्रेडिंग कॉल है, अगर आप कहें तो मुझे ट्रेडिंग स्प्रेड देना है स्टॉक में, तो आप कहें तो मैं शेयर बिल्कुल सर, प्लीज बताएं। और डेफिनेटली आपकी व्यू की हम बहुत इज्जत भी करते हैं, कदर भी करते हैं। और मैं वीकेंड पे आशु सर के साथ काफ़ी था। पहले हम थोड़ी देर बैठे गपशप भी लगा रहे थे, फिर हमने पार्टी वार्टी भी की। लेकिन आशु सर का खाने में ध्यान कुछ था नहीं। खाने में ध्यान नहीं था? नहीं, बाकी सब कुछ छोड़ दो। आशु सर यो इतने घूम फिर के आए ना पूरे देश भर में, एक चीज़ है जेन्युइनली उनके दिल में तकलीफ रहती है इस बात की कि लोगों के पैसे लगे। लोगों को पसंद आए ना आए, वो बोलते हैं, लोग उनको ये भी कहते हैं कि बहुत मंदी बोलते हैं। ये कभी कभी मैं भी थोड़ा हो जाता हूँ कि सर ज़्यादा डरा रहे हैं, ऐसा वो होता है, इमोशंस है। लेकिन एंड ऑफ डे एक चीज़ पक्की है कि उनके दिल में इस बात की तकलीफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो मैं सेंस कर सकता हूँ, इतना तो मुझे सेंस है। मैं जब सारे एक्सपर्ट से बात करता हूँ है दूसरों, इसका मतलब ये कि दूसरों के दिल में नहीं है, दूसरे कोई एक्सप्रेस से ज़्यादा। हमारे वागले साहब है, उनको कोई दुनिया से लेना देना नहीं। मैं अच्छा से अच्छा जोक मार दो तो नहीं हंसेंगे, और मार्केट 1000 पॉइंट गिर जाए तो उनके चेहरे पे ऐसी शिकन नहीं आएगी। वो उनकी स्टाइल है, उसमें क्या है। लेकिन इसका मतलब, लेकिन जेन्युइनली आशु सर जब जाते हैं तो उनका फोकस ये रहता ही है कि कैसे पैसे बचाएं, कैसे पैसे बचाएं। आइए बिगुल, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर, स्प्रेड।
अनिल जी देखिए, मैं इन्वेस्टिंग के तो बिल्कुल पिछले दिनों से कई महीनों से बिल्कुल हक में नहीं हूं कि कोई स्टॉक लेना नहीं है। ट्रेडिंग कॉल जरूर दी थी और बीच में भी एक बार रिलायंस और एल&टी के लिए बोला था और अभी भी स्टैंड बाय करते हैं उसके लिए कि अगर लेना है तो बीच में जो मूव आएगा इसी में आएगा। तो अनिल जी रिलायंस का भाव चल रहा है 2656-57, थोड़ा बढ़ गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अनिल जी हमारा स्प्रेड है, तो हम जब लेके बेचते हैं तो अगर बढ़ता है तो दोनों चीजें बढ़ेंगी। तो अनिल जी इन द मनी कॉल लेनी है रिलायंस की 2600 की। रिलायंस का भाव चल रहा है अनिल जी 2657 रुपए और जो 2600 की कॉल चल रही है उसका भाव चल रहा है अनिल जी अब 105 रुपए का भाव हो गया है। अनिल जी 2600 का ये 105 का अब भाव है तो ये लेना है और 2760 160 रुपए ऊपर के स्ट्राइक की 2 कॉल बेचनी है। और अनिल जी इसका जो स्प्रेड है ये स्प्रेड बनेगा कोई 38 से 40 रुपए में, तो मतलब अगर 40 रुपए भी राउंड फिगर मान के चलूं तो अनिल जी इसका मतलब हो गया 2640 रुपए का आपका रिलायंस लॉन्ग हो गया इस स्प्रेड के थ्रू। आप सेफ कहां तक है अनिल जी 2900 रुपए तक। अभी 2650 चल रहा है, 2700 2800 2900 2600 से 2900 तक कहीं भी रिलायंस बंद होगा और आपको प्रॉफिट होगा। नीचे में आपका लॉस अनिल जी 2600 के नीचे है 40 रुपए का जो आपकी कॉस्ट है और कोई लॉस नहीं है। तो अनिल जी मार्केट में बहुत उथल पुथल है। अगर ट्रेडिंग बेट एक लगता है कि 15700 आ गया, कोई मुझसे पूछता है कि क्या लेना है तो मैं कहता हूं कि भाई ये स्प्रेड बना लो, इसके थ्रू कुछ ले लो। प्लेन वनीला स्टॉक अनिल जी बढ़ भी जाएगा 2-5। अनिल जी डिसिप्लिन काम आया है। देखिए अनिल जी अगर ये डिसिप्लिन काम आया है कि हर बार जो बाउंस बैक आए हैं उससे अगर आपने मतलब सच में वो विश्वामित्र की तरह पेशेंस रखी है और कंट्रोल रखा है, एक्सरसाइज किया कि नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना, टेम्प्ट नहीं होना, तो अल्टीमेटली अनिल जी हर 5वें दिन क्या हुआ है नीचे का भाव मिला है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं अनिल जी कि लोग कन्वर्ट कर लेते हैं कि नहीं यार आशु तेजी में, अनिल जी तेजी में है, कोई और तेजी में है तो मैं फ्यूचर ले लूं, मैं स्मार्ट बन जाऊं। अनिल जी ये मार्केट स्मार्ट बनने का नहीं है, ये मार्केट डर के रहने का है। डर के रहोगे तो पैसे भी बचेंगे और पैसे थोड़े बहुत बन भी जाएंगे। अगर बहादुरी करोगे तो अनिल जी मतलब वही वाली बात है अनिल जी, क्रांति के वर्ड के बाद शहीद ही होते हैं, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अनिल जी ट्रेड करना ऑप्शन से, अगर अच्छा स्टॉक है तो रिलायंस में बाउंस बैक आना है क्योंकि वो करेक्ट हो चुका है। 2800 से 150 रुपए का करेक्शन आया और आज अगर आप रिवर्सल देखें तो उसमें थोड़ा सा दिख रहा है। तो लेना अनिल जी ऑप्शन के थ्रू है। फिर मैं बोलता हूं अनिल जी वो हिंदी का वर्ड कि मेरे को जो कंपल्सिव ट्रेडिंग वाला वो जो दिमाग में वो है वो भी पूरा हो जाएगा, जो हिंदी का वर्ड है चुल वो भी पूरी हो जाएगी। मैं पार्टिसिपेट भी कर लूंगा लेकिन एक अपने तरीके से अनिल जी के, मुझसे इससे ज्यादा लॉस देना नहीं है क्योंकि अनिल जी नीचे का घर तो पूरा खुला हुआ है। देखो 15700 900 दो बार बात हुई थी कि अगर टूट गया तो इस बार 15500 आएगा, ऑलमोस्ट आने को है। और अगर अनिल जी 15500 टूट गया तो 14500। नीचे के घर बिल्कुल खुले हुए हैं अनिल जी, ऊपर के घर पैक्ड है। पर सबसे ज्यादा पेन अनिल जी इंडेक्स में तो रिवर्सल आएंगे। अभी हम ज्यादा शॉर्ट कर देंगे, देखना थर्सडे को फिर कवरिंग आ जाएगी अगर लोगों ने ज्यादा शॉर्ट कर दिया, जबकि इस बार है नहीं। लेकिन वो कवरिंग अनिल जी सिर्फ इंडेक्स में आती है, स्टॉक्स में कुछ नहीं आता। अब वो कवरिंग 2-4 स्टॉक्स में अगर आएगी, कुछ मैनेज होगा तो अनिल जी रिलायंस तो उसमें पार्टिसिपेट करेगा ही। तो सेफ बेट के लिए अनिल जी अभी भी मैं अगर कोई रहना चाहता है तो स्प्रेड के थ्रू रिलायंस या एल&टी अनिल जी, बाकी कोई स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं है। और अनिल जी आरबीएल जिस तरह से टूटा, आईडीएफसी बैंक का भाव देखो अनिल जी, आईडीएफसी 32 रुपए अनिल जी, मतलब कोविड के प्रो बाद में पोस्ट प्री सब सारे लोज तोड़ के वो उसके नीचे खड़ा हो गया। तो अनिल जी एल&टी फाइनेंस, आईडीएफसी फाइनेंस, आईडीएफसी बैंक, एबी कैपिटल, ऐसे आईआरसीटीसी अनिल जी सेल, मतलब ऐसे स्टॉक्स आपको बताए हैं कि अनिल जी टूटते ही जाएंगे। मतलब मेरे को लगता है कि कोई आएगा ही नहीं अनिल जी इनको लेने के लिए। तो अनिल जी इट इज नॉट दी कमेंट्री अच्छी है या वो अच्छी है, जो रियलिटी है वो कुछ और बोलती है और रियलिटी स्क्रीन बोलती है अनिल जी, और कुछ नहीं बोलता। एक बार ऐसे स्काई लैब गिरने के टाइम पे भी ऐसे ही आया था। हाँ। दीप तब आप पैदा हो गए थे? नहीं, बट सुना हुआ है। थैंक गॉड नहीं हुए थे। उस समय हमारे को ऐसे ही बताया था स्काई लैब गिरने वाला है और दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी। तो लेकिन वो जो 15-20 दिन थे ना गिरने के पहले वाले, उसमें हमने बहुत मजे किए लाइफ में। हाँ, भी कर लो। हाँ, कि जब गिरने वाले ही दुनिया खत्म ही हो रही है। हाँ, तो जो करना कर लो। किसको याद है स्काई लैब वाला? आप में से किसी को याद है स्काई लैब गिरने वाला है? वागले साहब आप मत बोलना कि आपको याद नहीं है, आप हम सबसे बुजुर्ग हो। याद अनिल जी बुजुर्ग हूँ नहीं हूँ वो अलग बात है, लेकिन याद है। हाँ, याद है ना, बस बाकी हम खुद डिसाइड कर लेंगे है कि नहीं है। अच्छा बंसल जी बताइए। देखिए अनिल जी, मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जिनकी तो अनिल जी ये सब चीजें जीवन दुनिया ना हर एग्जाम से पहले खत्म होती थी अनिल जी। तो अनिल जी हम तो उस कैटेगरी वाले हैं। ये तो बहुत ऊपर की चीज होगी जिसकी आप बात कर रहे हो अनिल जी। मेरे को तो जितनी बार भी एग्जाम होते थे उससे पहले लगता था कि जीवन खत्म हो गया अनिल जी। तो आपकी कैटेगरी उन बच्चों में आती थी जिनका रिजल्ट आने के पहले पिताजी कुटाई शुरू कर देते थे। शाम को रिजल्ट आने वाले, सुबह से धुलाई चालू, मालूम तो ये रिजल्ट क्या आएगा। क्यों बंसल जी? बोले प्रीपेड पहले ही कर दो। देखिए अनिल जी ये तो ट्रू पर्सनल हो गया। लेकिन ना तो अनिल जी हाँ
ना तो अनिल जी तब कुछ खत्म हुआ ना अब कुछ खत्म होगा अनिल जी, सब कुछ चल रहा है अनिल जी। ठीक बात। आशीष सर कुछ कह रहे हैं जी। आशीष सर नहीं अनिल जी मैं ये कह रहा था कि ये मेरे को स्काईलैब का तो याद नहीं, लेकिन ये मार्केट खत्म होने वाली है ऐसा कई बार स्काईलैब का याद नहीं है मुझे सच में, मतलब मार्केट का जरूर। चलो कोई बात नहीं आशीष सर, तब भी बच गए, तब भी बच गए स्काईलैब के बाद भी, और अब भी बच जाएंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आइए 2:30 बजे की स्ट्रेटजी, और सेठी साहब भी फोन लाइन पर इंतजार करें, तब तक पहले एक बार स्ट्रेटजी कर लेते हैं। बिल्कुल। अनिल जी 600 पॉइंट जो आप भी पहले हाईलाइट कर रहे थे, 600 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं। देखो ही मत, देख के डर राम से ब्रदर्स की हॉरर मूवी लगती है बिल्कुल बिना हंसी के। 350 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स, माफी किया नैस्डैक फ्यूचर्स। यूरोप देखिए सर 2% अक्रॉस यूरोप, 2 से 2.5%। कच्चा तेल आज थोड़ा गिरा है, वो एक बात है। रिकॉर्ड लो से रुपया थोड़ा संभला है, बट 78 के पार है। एशिया के बाजार भी 3-3.5% नीचे थे, तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, और हमारे बाजार भी उस सेलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर बताएं क्या व्यू बनता है इस समय का? व्यू तो खराब ही है दीप। देखिए अब आखिरी उम्मीद जो है वो ये है कि 15,800 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए। 15,000, हाँ 15,800, अभी 750 के नीचे। हाँ वो मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं बता दूं। 15,800 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में 56 लाख शेयरों का, तो वो आपको डिफेंड करना है। आपकी जो सबसे खराब क्लोजिंग मिली थी वो मिली थी 15,782 की 13 मई को, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट 13, एक तो ये 13 तारीख की खराब है आज आ गई, पिछले से महीने भी आई थी, इस महीने फिर आ गई, और 13 मई को ही पिछले महीने हमने जो है ना लो बनाया था। 15,782 क्लोजिंग बेसिस पे था, इंट्राडे में 15,740 के आसपास का था, 12 और 13 दोनों दिन था। तो 13 13 अनलकी नंबर होता है, अब आज पता चला क्यों होता है ठीक है। तो अगर 15,782 के नीचे बंद होते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा खराब है। 15,800 के नीचे बंद होते हैं तो जितने खराब है उतने ही खराब है, बाकी का कल देखेंगे। पहली चीज़ तो क्लोजिंग बेसिस पे आपको 15,800 ब्रॉडली 15,750 15,800 होल्ड करके ऊपर टिक गए तो ठीक है। लेना तो है नहीं, 600 डाउन नीचे देकर इस तरह के मूड माहौल में क्यों लेना है। लेना तभी जब आपको ये लगे कि कल ये भाव नहीं मिलेगा, वो तो किसी का मूड है नहीं। अरे चलो डाउ 600 नहीं गिरा, 300 ऊपर भी हो गया तो भी कौन सा 16,000 पे तो मिल ही जाएगा, कहाँ जाने वाला। तो खरीदने के लिए हड़बड़ी जल्दबाजी ना करें। वैसे आज एक बात पक्की है कि मार्केट ओवरसोल्ड होंगे डेटा के लिहाज से, पुट कॉल रेशियो पर भी होगा, पोजीशन भी हल्की होगी, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग भी हो सकता है 15-17 पर आ जाए, तो वो इंडिकेशन देगा। तो इन लेवल पर आपको शॉर्ट भी नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। शॉर्ट करके नहीं जाना है, हाँ शॉर्ट करके जाना रिस्की है, अनलेस कि आप पूरा हेज होके जाएं मैनेज करके, तब तो अलग बात है। तो 15,800 आपके लिए क्रिटिकल लेवल है। ऊपर जब तक 16,000 को पार करके नहीं टिके तब तक लेना ही नहीं है। 16,000 के ऊपर ही सोचेंगे वापस लेना ही नहीं लेना, 16,000 के नीचे तो कुछ लेना ही नहीं, बहुत क्लियर है। 16,000 16,075 कंजेशन जोन है, ऊपर जब भी आएगा एक बार वहाँ रुकेगा अटकेगा, उसको पार किया तब जाके हम सोचेंगे। इनफैक्ट अगर आपको और सेफ चलना हो 16,200 के ऊपर बंद हो तभी लेना है। अब तो लंबा डिस्टेंस, लंबा कितना 400 ही तो है 400 एक दिन गिर सकता है तो एक दिन बढ़ भी सकता है, थी ऐसा मत करो। लेकिन एक है ट्रिगर आएगा, वैसा क्यों नहीं आ सकता। रशिया यूक्रेन आप वैसे बात कर रहे थे सुबह की, आज सुबह हम बात कर रहे थे। मैं पूरा अंदाज से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं मेरे को कुछ पता है कि होने वाला है ऐसा, मेरे को तो हो ही नहीं सकता, हो भी रहा हो। खाली एक ही चीज है, लॉजिकल बात जो है कि अगर दुनिया भर के सारे देश महंगाई से जूझ रहे हैं और सबको पता है महंगाई बढ़ने का बड़ा ट्रिगर जो आया वो फेड ने पैसा छापा, बांटा, लिक्विडिटी दी, उससे लोगों ने खर्चा किया, वो तो अपनी जगह, वो तो पैसा वापस निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, उससे कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन दूसरा बड़ा ट्रिगर जो आया है महंगाई का वो रशिया यूक्रेन की वजह से आया। रशिया यूक्रेन की महंगाई सबको भारी पड़ रही है, तो अब रशिया यूक्रेन भी चाहते हैं और बाकी देश भी तो चाहते हैं कि बंद हो, तो क्रूड थोड़ा आए 70-80 पे, बाकी मेटल वेटल ढंग के लेवल पे आ जाए। तो इसलिए मुझे लगता है दीप की अब, और दूसरा ये कि सर्दियां आने के पहले यूरोप की बहुत जरूरत है कि कच्चा तेल और एनर्जी के दाम सबके नीचे आए, नहीं तो 5-7 देश तो यूरोप के उड़ जाएंगे। करेक्ट सर, एब्सोल्युटली वही बर्बाद हो जाएंगे, दिवाले हो जाएंगे। तो उसमें तो ग्लोबल सिचुएशन क्या होगी आप सोचने लायक है। वो याद है पोर्चुगल, ग्रीस उस जमाने में 2000, हाँ, तो वैसा वाला हाल ना हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कहीं न कहीं सोल्यूशन आएगा। अब क्या होता है कि दो जने लड़ रहे हो, जब तक उन दोनों के इंटरेस्ट है लड़ाई खत्म करने का, तब तक लड़ाई खत्म नहीं होती, क्योंकि पहले कौन करेक्ट। अगर दोनों लड़ रहे तो लड़ते ही रहेंगे ना। लेकिन जब बाकी लोगों का भी इंटरेस्ट खत्म करें या दोनों टाइम मूड माहौल खराब कर रहे हैं सबका, इनको रुकाओ, समझाओ इनको, तो 2-4 अच्छे समझदार लोग आते हैं, बीच बचाव कर भाई मान जाओ क्या है ये, तब जाके लड़ाई खत्म होने। वो सिचुएशन बन रही है। वो सिचुएशन एक दिन में बनती, एक हफ्ते में, एक महीने में, वो तो हमें पता नहीं, लेकिन सर्दियां शुरू होने के पहले बन जाएगी।
और सर्दियाँ शुरू होने के पहले थोड़ा टाइम है अभी। जून में है, जुलाई अगस्त सितंबर से जनरली, सितंबर जुलाई अगस्त देखो हो जाए अगर इसका कोई सोल्यूशन आ जाए। एनीवे ये तो बात अलग होगी। तो ये निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है दीप, 33,000 33,125, ये आखिरी उम्मीद है। 33,300 की जो रेंज दी थी एग्जैक्टली उसी रेंज पे सपोर्ट ले रहा है। तो 33,000 जब तक नहीं टूटता तब तक आप जितने खराब उतने ही खराब है। 33,000 के नीचे बंद होते हैं तो दिक्कत है, अदरवाइज ठीक है। और 33,500 के ऊपर वापस आप निकलते हैं थोड़ा तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। तो जो डेटा है बैंक निफ्टी के वो नीचे 33,000 सपोर्ट दिखा रहे हैं, ऊपर दिन के लिए 33,500 के ऊपर निकलना मुश्किल दिख रहा है। 33,500 के कॉल्स पर 25 लाख शेयर हैं, पुट में भी 14 लाख शेयर है, तो वहां पर आकर अटकेंगे। लॉन्ग पोजीशन अभी भी भारी भरकम अटकी हुई है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं। तो देखते हैं आप लेवल्स के हिसाब से ऊपर 16,000 के आसपास आए हल्के हो जाइए, 33,500 के आसपास आए थोड़े हल्के हो जाइए, 33,000 के नीचे जाए और खराब, 15,700 के नीचे बंद हो तो और खराब। और हाँ एक और चीज़, आज और आने वाले 2-4 दिन में मैं कभी भी 15,000 को 16,000 कह दूं तो प्लीज़ डोंट माइंड। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी लाइफ में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। इतने दिन 16,000 कर करके वापस अब एक ही दिन में आप 15,000 ले आओ तो थोड़ी आदत बनने में टाइम लगता है। तो कभी हो सकता है मैं 16,750 बोल दूँ, 15,750, तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, रिक्वेस्ट है। खुशी हो तो हो रही बात सही, लेकिन एडजस्ट कर लेना ज़्यादा बढ़िया। आइए बढ़ते आगे, आइए आगे जल्दी से। एक बार सेठी साहब भी हमारे साथ तैयार है, भसीन साहब भी हमारे साथ तैयार। तो पहले एक बार भसीन साहब से कर लेते हैं मुलाकात, ले लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स, और उसके बाद सेठी साहब से भी करेंगे मुलाकात। भसीन साहब नमस्कार, स्वागत है सर। कुछ और नए लोज, आप भी तो पिछले 13 मई के भी लोज नीचे आए हैं, बाजार कम से कम निफ्टी पर थोड़ा और ख़राब हो रहा है, ग्लोबल मार्केट का मूड माहौल भी ख़राब है। बताएं सर क्या व्यू बन रहा है आपका, और अपडेट भी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो आप देखो ना, पीछे आपके 600 पॉइंट डाउन दिखा रखा है डाउ, तो लेने में तो किसी की हिम्मत बनेगी नहीं और उल्टा शॉर्टिंग ही होगी। लेकिन जैसे आपको कहा 16,700 मेरे मुंह से भी निकल रहा है, 15,700 के नीचे क्लोज नहीं आया। और मैंने आपके यहाँ से भी 16,700 दो बार ही सुना है, तो हम दोनों की बात सही रही। तो आपको 16,700 जुलाई एंड जून एंड तक जरूर दिख जाएगा। 17-18 तारीख के बाद अनिल जी मेरी बात लिख के लेना, तेल घटेगा, देयर विल बी मोर रिकंसिलिएशन एंड दिस डबल वैमी विल बी ओवर। ये लेने के भाव हैं अगर आप पे कैश है, अगर नहीं है तो वेट कीजिए, मार्केट को स्टेबलाइज करने दीजिए। बट वॉलेटिलिटी इज योर फ्रेंड इफ यू फॉलो द ट्रेंड। अगर आपको देखना है, पैसा कमाना है, तो आपको मौका दोनों हाथ से लेना पड़ेगा। मुझे लगता है आज जो शॉर्टिंग हुई है वो कल जो भी डाउ का उतार चढ़ाव होएगा, आई एम रिलेटिवली ऑप्टिमिस्टिक, और मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा कोई कयामत आ चुकी है। और वो आपको दिख रहा है, आपका मॉनसून हो गया, आपका सीवी साइकिल हो गया, बजाज ऑटो हो गया, इन्फोसिस हो गया, सीमेंट हो गया। आप बताइए ना किस चीज की इतनी बड़ी निराशा है। तो मुझे लगता है ये फॉरेन की सेलिंग जो कोलैटरल है वो तो 17,000 पे भी बेच रही थी, 15,700 पे भी बेचेगी। तो वो जब घर खत्म हो जाएगा आप फिर देखेंगे जो रैली आएगी। आई एम रिलेटिवली ऑप्टिमिस्टिक फॉर 17,000 कमिंग क्लोजर टू दैट बाय द एंड ऑफ जून। अपडेट दे दूं अनिल जी, आपको IEX का था 76 रुपए में, वो 80 80.5 बिक गया। SBI कार्ड्स है वो अभी भी मैं बहुत बुलिश हूं, बिकॉज दैट इज द वन आउट परफॉर्मर। अब आपको बताऊं, सेल मैंने कहा था, अब मैं बोलता हूं, सेल की 12,500 करोड़ की नेट प्रॉफिट था और 29,000 करोड़ का कैपिटल है, मार्केट कैप है। अब 2.5 टाइम पे सेल नहीं लेंगे तो आप कब कमाओगे। और दूसरी बात, कमोडिटीज जब ऐसी पैरालिसिस टाइप सिचुएशन होती है, आपको रिटर्न बहुत अच्छा देके जाएंगे। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं और एक ऑप्शन है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। परफेक्ट सर, बताइए। अच्छा आप बता रहे हैं, उससे पहले एक चीज और बताइए सर, ये जो भी आप कॉल दे रहे हैं कैश के लेवल्स हैं फ्यूचर्स के, ताकि मेरी टीम वो सही फायर कर पाए। कौन सा प्राइस दिखाना है? कैश फ्यूचर्स है नहीं, ऑप्शन भी फ्यूचर, ऑप्शन तो है ही ऑप्शन, और फ्यूचर्स है जो मैं आपको दे रहा हूं। परफेक्ट सर, बताएं। अनिल जी पहले लीजिए ICICI बैंक, सारे कुछ आज डिस्काउंट पे मिल रहा है, और अगर आप आर्बिट्रेज करें तो 685-86 पे मेरे को लगता है जो लोगों को पेसिमिज्म RBL पे है वो ICICI में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो 685-86 में लीजिए, 668 का स्टॉप लॉस, 715 का टारगेट मुझे दिखता है। ICICI will lead the upside when it happens. Second, by टाटा मोटर्स, आप देख रहे हैं नेक्सॉन इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, EV साइकिल इज वेरी वेरी प्रोएक्टिव, और जो चाइना में थोड़ा सा स्लो डाउन है दैट विल बी मेड अप बाय देयर स्लोवाकिया यूनिट। 406 रुपए में लीजिए, 394 का स्टॉप लॉस,
425 से 430 का टारगेट। तीसरा पिक होएगा SBI कार्ड, जो मैंने कहा है 43-44 में लीजिए, 728 का स्टॉप लॉस, 775 का टारगेट। और ऑप्शन मैं दे रहा हूं क्योंकि थर्सडे को यूएस फेड की रिजल्ट मीट के बाद हम खुलेंगे। 33,500 की कॉल लीजिए 270 पे, 200 का स्टॉप लॉस रखिए, 400 से 425 का टारगेट। ओके, ये 33,500 की कॉल बैंक निफ्टी की लेनी है सर, इसी हफ्ते वाली या अगले हफ्ते की? इसी हफ्ते वाली अनिल जी, जो होना है थर्सडे को होएगा। मैं और आप यही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सर, पक्का। तो 33,500 का कॉल ऑप्शन खरीदिए 270 में, 400-425 के टारगेट के लिए। और टाटा मोटर्स और SBI कार्ड्स, ये 3 कॉल्स और हैं जिन पर आपको रखनी है नजर। मैं एक एक करके आपके सामने रख दूं। ICICI बैंक 685 से 687 के आसपास लीजिए, 668 का आपका होगा स्टॉप लॉस और टारगेट होगा 715 का। ठीक है, ये हो गया। अब लाइए टाटा मोटर्स 405-406 के आसपास लीजिए, 728 का ओके एक मिनट, इसका स्टॉप लॉस मैं आपको फिर से बताता हूँ। और टाटा मोटर्स, हाँ स्टॉप लॉस 394 का होगा, 394 का मैंने गलत लिख दिया, 394, 425 से 430 का टारगेट है। फिर आइए SBI कार्ड्स आपको लेना है, इसके भी आप लेवल्स नोट कर लीजिए। 740 के आसपास इसको लेना है, 728 का स्टॉप लॉस, 775 का टारगेट और 33,500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है इसी महीने का बैंक निफ्टी, इसी हफ्ते का बैंक निफ्टी का 270 पर, 400 और 425 का टारगेट। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 200 पर। ये राय है 4 खरीदारी करने की। जैसे जैसे लेवल्स नीचे के वैसे वैसे वसीम साहब की तरफ से खरीदारी की क्वांटिटी और जोश दोनों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद सर, मुलाकात होगी आपसे कल सुबह फिर 9:45 बजे। आइए, मुलाकात करने का वक्त है सेठी साहब से, लेकिन उससे पहले सेठी साहब से पहले थोड़ा सा एक बार कुणाल जी राकेश जी के पास भी पहुंचा जाए। चलते हैं। बहुत देर से मौन व्रत धारण किए हुए, कितना टाइम हुआ? 50 मिनट 50 मिनट हो गए, 55 मिनट। इतना ज्यादा चुप तो हमारे बंसल जी घर पे ही रहते हैं, टीवी पर इतना चुप रहना उनका ठीक नहीं। आइए बिगुल के साथ चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। अनिल जी, बिकवाली की राय है, ग्रेन्यूल्स इंडिया में बिकवाली की राय है, इसके अंदर भी एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है और 7 दिन की ट्रेडिंग रेंज से स्टॉक ने नीचे में ब्रेकडाउन दिया है। एक फ्रेश नेगेटिव क्रॉसओवर है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक कमजोर चार्ट स्ट्रक्चर है, एक मूविंग एवरेज की रेखा को रिस्पेक्ट करके लगातार उसके साथ ये स्टॉक नीचे जा रहा है, तो यहां पर बिकवाली की राय है। एक बेरिश पेनेंट पैटर्न भी चार्ट पर विकसित हुआ है। शॉर्ट करके चलें, 5 रुपया ऊपर एक स्टॉप लॉस रख लें, यानी कि स्टॉप लॉस 265 पर रखें। पहला टारगेट होगा 250 रुपए का, 250 का, और इवेंचुअल टारगेट 245 का। तो 250 और 245 के टारगेट के लिए बेचें ग्रेन्युअल्स। और ये सारे स्तर अनिल जी फ्यूचर्स के फ्यूचर्स के लेवल हैं। ग्रेन्यूल्स में बिकवाली करने की राय 258 259 के आसपास आपके लिए आती हुई दिख रही है। सुमित जी, शो ऑफिस से कर रहे हैं घर से? अनिल जी ऑफिस से कर रहा हूँ। तो ऑफिस में तो बोल नहीं सकते ना, क्या दिक्कत है? अनिल जी घर पे भी बोल सकता हूँ। क्या मजाक कर रहे हैं सर, हमको नहीं पता है क्या? अनिल जी जी आशु सर कुछ बोले? जी आशु सर। अनिल जी, मैं आपसे कुछ दिनों से एक ये सवाल पूछना चाहता था, मतलब ऑन ए सीरियस नोट। अनिल जी, हमने जब ये FIs की सेलिंग शुरू हुई तब एक बार बात की कि कहीं उनको दिखता है कि बहुत बड़ी मंदी है, या ये जो डॉलर ही वो जो 74-75 रुपए से बेचना शुरू कर रहे हैं, और डॉलर पैरिटी में अगर 80 रुपए का डॉलर हो गया तो उनको तो मतलब आधा रिटर्न तो वहीं पे आ जाएगा। तो अनिल जी, ऑल अलोंग क्या हमको ये रियलाइजेशन है कहीं ना कहीं कि अल्टीमेटली जो हम इतना कॉन्फिडेंट फील करते थे कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास बहुत पैसा है, वो सामने खड़े हैं, रिटेल के पास बहुत पैसा है, जिस तरह के फ्लोज आ रहे हैं, अल्टीमेटली हु इज हैविंग द लास्ट लाफ टू द बैंक? अनिल जी, अगेन हेंस इट इज प्रूव्ड के FIs टर्न्ड आउट टू बी राइट एंड दे आर मेकिंग द लास्ट लाफ टू द बैंक। सो अनिल जी, जो मुझे लगता है कि मतलब ये जो पहले से वो चल रही थी, मतलब देयर इज some anomaly can happen for a short period of time, लेकिन अल्टीमेटली अनिल जी रियलिटी सिंक्स इन और रियलिटी आती है। तो मुझे लगता है कि अनिल जी ये जो FIs की स्ट्रेंथ है अनिल जी, उस स्ट्रेंथ के आगे हम रिटेल नहीं खड़ा हो सकता। अनिल जी देखिए, रिटेल का क्या होता है, कोई भी एसेट क्लास अनिल जी इंडिया में गोरा हो काला हो, मतलब कोई एसेट क्लास हो, क्रूड हो,
जहां पे भी अनिल जी एक आदमी को, एक इंसान को एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, लगता है कि सबसे सेफेस्ट और सबसे बेस्ट यही है, सब वहां चला जाता है। अनिल जी वो गोल्ड में बोलोगे तो गोल्ड में हमने देखा है कि लाइन लग गई थी, जब रियल एस्टेट का टाइम आया था रियल एस्टेट में लाइन लग गई थी, इक्विटी का टाइम आता है तो इक्विटी में लाइन लग जाती है। तो अनिल जी वो एक इतनी बड़ी भेड़ चाल होती है और उसको कंट्रोल किया जा सकता है, दैट इज द ह्यूमन साइकोलॉजी। तो अनिल जी रिटेल भी वो 3 इडियट्स वाला है ना, ऑल इज वेल, कि बाहर चौकीदार को दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो डंडा लगाता रहता, लगता है ऑल इज वेल वो है, लेकिन बाद में पता चला कि वो चौकीदार को तो दिखाई नहीं देता था। तो अनिल जी ये जो अभी भी मैं बोल रहा हूं कि बॉटम एफआईज के बेचने से नहीं बनता, बॉटम बनता है डोमेस्टिक के बेचने से। तो अनिल जी कहीं ना कहीं रिटेल को भी ये समझ आएगी कि अपना पैसा बचाना ऊपर के लेवल पे बहुत जरूरी होता है। और हर बार मतलब ये, क्योंकि वो कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग हो रखी है अनिल जी, बुल मार्केट का इंजेक्शन लग जाता है, वो इतना लगता है कि हम हर नेगेटिव चीज को इग्नोर करते हैं। अरे एफआईज तो लेकिन इसमें मेरे लिए सवाल क्या है, अरे ये तो कुछ नहीं है, ये वैल्यूएशन तो कुछ नहीं है। लेकिन मेरे लिए सवाल क्या, आपने बोला ना सीरियस सवाल, तो मैं एफआईज को रिडिक्यूल करना चाहिए। अगर आप ऐसे लंबा पूछे एंकर कैसे बनोगे? सवाल ये है कि अनिल जी एफआईज की सेलिंग अनिल जी सवाल यह है कि एफआईज की सेलिंग को इग्नोर करना चाहिए था कि नहीं यार? अच्छा, वो सीरियस सेलिंग नहीं थी क्या? अच्छा ठीक है, इस सवाल का जवाब दूंगा मैं, थोड़ी सी देर दीजिए। इसलिए नहीं कि जवाब तैयार नहीं, इसलिए कि सेठी साहब तैयार और बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, ऑलरेडी आधा घंटा लेट चल रहे हैं। जल्दी से बिल्कुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। जी सेठी साहब बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी सिर्फ आधा घंटा ही लेट हुए आप वैसे। हाँ सिर्फ पता तो चल गया होगा आपको किसकी वजह से हुआ। अनिल जी क्वेश्चन जब आंसू मदान जी को दे देते हैं तो हम भी फिर थोड़ा फोन साइड में रख के काम में लग जाते हैं। नहीं एक खराब एंकर की वजह से जो बराबर शो को मैनेज नहीं कर पाया, हाँ वो मेरी जिम्मेदारी है। बताए सर। अनिल जी देखिए, पहले तो एक अपडेट है कि आज के बाजार में जब निफ्टी 450 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स 1500 पॉइंट नीचे है, सुबह एक स्टॉक मैंने शॉर्ट टर्म पिक के रूप में रेकमेंड किया था। स्टॉक का नाम था मिंडा इंडस्ट्रीज, 855 के लेवल पे रेकमेंड किया था, जो कल से 1-1.5% नीचे था उस समय। अभी वो 4% ऊपर है, मतलब वहां से 5% तेज हो गया है। अभी 900 के लेवल आ गए, 880 के मेरे टारगेट से वो अचीव हो गए और अभी 900 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बाकी अनिल जी आज का जो एक ही स्टॉक है कैश मार्केट का जिसमें खरीदारी करने की सलाह है, और वो स्टॉक भी ऑटो सेक्टर का ही स्टॉक है। स्टॉक का नाम है वीएसटी टिलर्स, जो अभी 2585 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी पावर टिलर्स बनाने वाली कंपनी है। इसके अलावा कंपनी ट्रैक्टर्स भी बनाती है, ट्रैक्टर्स का भी अच्छा बड़ा सेगमेंट है। फिर इस कंपनी का एक यूएस की कंपनी है जिमेनो नाम से, प्रोनाउंस शायद जिमेनो करते होंगे, उसके साथ टाई अप है टू डेवलप इंटीग्रेटेड ट्रैक्टर पावर ट्रेन फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स के लिए पावर ट्रेन बनाने के लिए उनका टाई अप है। फिर एक साउथ अफ्रीका की कंपनी के साथ भी ट्रैक्टर्स और टिलर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट है। बाकी अनिल जी हम देख रहे हैं जो मानसून है उसने अभी तूल पकड़ा है, और अच्छा मानसून होना इस कंपनी के लिए बेहद पॉजिटिव होता है। और फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। इसके जो हाईज थे वो थे करीबन 3450 के, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। ऑटो सेक्टर भी फोकस में है, और एक जीरो डेट कंपनी, एफआईआईज डीआईज भी अराउंड 20-21% स्टेक ओन करते हैं, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी हिस्सेदारी। मुझे लगता है इस तरह के माहौल में एक सेफ स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी चाहिए। ये 2585 के लेवल पे खरीदारी करने की सलाह, 2670 का टारगेट और 2560 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके तो ये है आपके लिए राय वीएसटी टिलर्स में खरीदारी करने की। सेठी साहब पहले तो मिंडा इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत बहुत बधाई, वाकई में इस तरह के बाजार में ऐसा कॉल गजब, खतरनाक, शानदार, बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, काबिले तारीफ। और आपने हिम्मत करके एक कॉल और दिया। ईमानदारी से मुझे तो लग रहा था कि 2.5 का 3 हो रहा है, सेठी साहब नोटा ही लगा देंगे, लेकिन फिर भी सेठी साहब आए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं थोड़ा हिंदुस्तान के बाहर, थोड़ी रिलीफ मिले, राहत मिले, और चलेंगे हम सीधा जिनेवा। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल इस वक्त जिनेवा में है, और जिनेवा में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक अहम बैठक चल रही है। हिंदुस्तान की तरफ से भी एक बड़ा वहाँ पर पूरा हमारा गया है प्रतिनिधि मंडल, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब भी हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो हम वहाँ से आपको पल पल की कवरेज दे रहे हैं, और ये वाला जो पूरा का पूरा सम्मेलन है वो बेहद अहम है। क्यों बेहद अहम है, और जरा एक बार कनेक्ट करते हैं स्वाति से। स्वाति क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या है आजकल अभी आपके वहाँ क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग, एक्चुअली 11:30 हो रहा है सर। अच्छा, डावोस वाला ही टाइम है, तो सेम कंट्री है।
हाँ, पड़ोस पड़ोस में है ना, वो तो दोनों स्विट्जरलैंड हो गए, राइट। ठीक है, तो बताइए क्या चल रहा है जिनेवा में इस वक्त? जिनीवा में सर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है। मैं बता दूं, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस बेसिकली हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है WTO की। 164 नेशंस यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें इंडिया का रोल और इम्पोर्टेंस मैं आपको बताती हूँ क्यों यहाँ ज़्यादा है। एक तरह से इंडिया वॉइस बन के आई है यहाँ पर लेस डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के लिए, और कुछ मुद्दे हैं जिन पर यहाँ डिस्कशंस हो रहा है, डिस्कशन होंगे। ये इवेंट नॉर्मली हर 2 साल में एक बार होता था। इस बार ये इवेंट 5 साल के बाद हो रहा है, बिकॉज इसमें कोविड की वजह से ये पुश होता गया। तो एक तो हम कोविड से बाहर आ रहे हैं, तो वो कैसे WTO का रिस्पॉन्स होना चाहिए टू मीट और टू बीट द वंस इन अ लाइफ पेंडेमिक, कैसे आगे हम इंश्योर करें सबकी लाइवलीहुड बचे, सबको इक्वल ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिले, इस पर बहुत चर्चा और डिस्कशन हो रहे हैं। और इंडिया ने यहाँ लीड ली है। पीयूष गोयल जी की आपने सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल उन्होंने हमारे साथ की, और उसमें बहुत क्लियर कहा कि हम किसी भी चीज़ में दबाव में नहीं आएंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम हर मुद्दा उठाएंगे जो प्रो पुअर, प्रो डेवलपिंग नेशंस के लिए होगा। और इस पर ही हमारा स्टांस रहेगा कि हम इक्वालिटी की बात करें, सबके लिए फेयर और ट्रांसपेरेंट डिसीजन हो। इंडिया वो वॉइस बनकर यहाँ उभर रहा है, और किसी भी प्रेशर में नहीं आएंगे हम। जो हमारी बातें हैं हमने सामने रखी हैं पूरे विश्व के सामने टू टेक स्टॉक। तो 3-4 मुद्दों पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो मैंने आपको बताया पेंडेमिक में हम चाह रहे हैं कि कोविड-19 के जो यहाँ पर पेटेंट है उसको यहाँ पर नहीं माना जाए, उसको रिलैक्स किया जाए, वेव किया जाए पेटेंट प्रोटेक्शन, और सबको वैक्सीन अवेलेबल हो ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस पर फोकस है जिससे हर लाइफ को बचाया जा सके। ये एक हमारी बहुत बड़ी मांग है। इसको ट्रिप्स वेवर प्रपोजल कहते हैं, जो इंडिया और साउथ अफ्रीका बैक और कई नेशंस बैक करें, बट बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि फार्मा लॉबीज आप जानते हैं इसको ब्लॉक करना चाहती हैं। दूसरी बड़ी बात है फार्म, एग्रीकल्चर और फिशरीज़ को लेकर, जो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। भारत चाहता है कि फिशरमैन, जो हमारे कंट्री के फिशरमैन हैं, छोटे ट्रेडिशनल फिशरमैन हैं, और उनको सब्सिडी जो मिलती है वो मिलती रहे, क्योंकि वो फिशिंग एक लाइवलीहुड के लिए करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं। बहुत बड़ी ट्रेडिंग नहीं होती है, फिशिंग हमारे लिए एक छोटा सा व्यापार है, उसको नहीं जाने दिया जाए। और एग्री और फार्म पर भी हम परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए। तो तमाम मुद्दे हैं सर जो ट्रेड का बैलेंस बनाने की बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में। और इस वक्त मैं यूनाइटेड नेशंस जो कि हेडक्वार्टर है यहाँ पर, हम जिनीवा में यहाँ खड़े हैं, और ब्रोकन चेयर एक सिंबल है इनस्टेबिलिटी। वर्ल्ड को ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर चारों लेग्स नहीं होंगे चेयर के, तो हम कितने इनस्टेबल हो जाएंगे। और यही विश्व का यहाँ पर एक प्रतीक है यूनाइटेड नेशंस, जो इक्वालिटी की बात करता है फॉर ऑल सर। तो ये तो स्टेबल दिख रहा है, कोई बैठा नहीं है तब तक स्टेबल है कोई बैठ जाए तो फिर दिक्कत है। साथ ही ट्राई मत कीजिएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, टोकन है। हाँ मैं वही बोलो, जब तक कोई नहीं बैठा तब तक। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये सारे जो दावोस वाला भी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी, ये WTO भी, ये सब जिनेवा में ही क्यों होता है, स्विट्जरलैंड में सारे के सारे, और आप हमेशा वहीं पहुँच जाती है, कोई खास बात? सर ये एक कोइंसिडेंस है, बट जिनीवा में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर WTO का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है। एक्चुअली एक गांव है जिनीवा, और इसकी इम्पोर्टेंस ये 2 जगह की वजह से है। तो सारे ग्लोबल इश्यूज यहीं पर होते हैं। और डावोस तो सर आपको पता है, वो तो स्नोइंग स्कीइंग की एक जगह थी जहाँ सारे विश्व के हु एंड माइटी आते थे, और वो एक जगह बना दी थी आज से 50 साल पहले, जहाँ विश्व के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएं। सो अगेन कोइंसिडेंस बोल सकती हूँ सर। अगर ये गांव है तो शहर कैसा होगा स्वाति? जिनेवा गांव है मैं तो सोच के लग रहा है कि फिर तो मतलब। अच्छा एक चीज, हाँ मुझे लगता है ना, सबको टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही चाहिए मीटिंग करने के लिए। हाँ। जाओ घूम फिर के आओ, उस चक्कर में सारा सबने स्विट्जरलैंड में रखा है। अच्छा एक और रीजन वो भी होगा जो कोई बोलता नहीं है जी। सारे स्विस बैंक तो स्विट्जरलैंड में ही है ना तो सारे दुनिया भर के लोग इसलिए वही पहुंचते हैं। हाँ स्वाति तो हमारे कवर करने के लिए गई है, स्वाति का एक्सेप्शन अलग रखिए। चलिए स्वाति बहुत बढ़िया, जिनेवा से आप लाइव कर रही हैं शो और लिंक कर रही हैं, मजा आया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, जो ताज़ा अपडेट्स होंगे, जो कुछ भी एक्शन होगा हम आपसे ज़रूर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए बढ़ते हैं आगे। और अब जिन एफआईएस की बिकवाली की बात आशु सर कर रहे थे, आशु सर के सवाल का जवाब दूं उससे पहले वरुण दुबे हमारे साथ तैयार है और वरुण ये बताने वाले हैं कि क्या कुछ हो रहा है एफआईएस के आंकड़ों में। लेकिन वरुण आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि किरण जी कतार में और किरण जी बिल्कुल भी रुकने के मूड में है नहीं। किरण जी कह रहे हैं कि मेरे पास समय कम है, आप पहले मेरे लिए बिगुल बजा दीजिए। तो किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी थैंक यू। एक क्लासिकल टेक्स्ट बुक पैटर्न है, बेरिश पैटर्न है जिसका ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम है ABFRL। इसको शॉर्ट करने की सलाह है। 246.50 के आसपास फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। ये अक्टूबर 2021 से लगातार इन 250 का लेवल सपोर्ट ले रहा था। आज पहली बार इसके नीचे की क्लोजिंग आ रही है। तो मेरा मानना है कि ABFRL आपको बेच के चलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 251 का रखना चाहिए फ्यूचर्स में, और 233 के टारगेट्स आपको 2 से 3 दिन के अंदर देखने को मिलेंगे। क्लासिकल पैटर्न है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। छोटा सा रिस्क है, बड़े रिवॉर्ड्स है। ओके, ABFRL आदित्य बिरला रिटेल, ये है वो कंपनी जहां पर आपकी बिकवाली करने की राय। अच्छा, वरुण बता रहे हैं एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े, और एफआईएस की बिकवाली कोविड से पहले, मतलब कोविड के वक्त के जो लेवल थे वहां तक पहुंच चुकी है। क्या कुछ हो रहा है बताएं वरुण। अनिल जी, वहां तक नहीं, उसके ऊपर पहुंच चुकी है बेसिकली। अगर उससे ज्यादा बेचा है? ज्यादा बेचा है, दुगना बेच चुके हैं, दुगने से भी ज्यादा। अच्छा, अगर कोविड के टाइम पे अगर आप देखते हैं अनिल जी, तो मार्च 2020 से मैं लगाऊं, जब लो बनाया था हमने 7,511 रुपए का निफ्टी ने, वहां से करीब करीब 1,92,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है इन एफआईआर ने लगातार की थी। आप मार्च और अप्रैल को छोड़ दीजिए जहां बिकवाली की थी, उसके बाद से अगर आप देखते तो लगातार मार्च 2021 तक इन्होंने खरीदारी की। उसके बाद अप्रैल 2021 से मई 2022 यानी कि अब तक, इनफैक्ट जून को भी आप गिन ले तो करीब करीब 13 महीने हो चुके हैं जहां पे लगातार इन्होंने बिकवाली की है। एक सितंबर 2021 को छोड़ दे जहां पे करीब 913 करोड़ के आसपास की इन्होंने खरीदारी की थी। उसके अलावा लगातार इन्होंने बिकवाली की है करीब 13 महीने के आसपास, और अक्टूबर से अगर आप जून तक देखेंगे तो करीब करीब 8-9 महीने हो चुके हैं जहां पे ये लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बिकवाली कितनी हुई है, तो 3,88,000 करोड़ या फिर 3,90,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है वो एफआईएस इन पूरे दौरान कर चुके हैं। अब एफआईएस ने पैसे कितने लगाए थे कोविड के टाइम पे? 1,92,000 करोड़, और निकाले कितने हैं? ऑलमोस्ट उसके डबल जो है पैसे ये निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों का तर्क ये है कहने का कि जाहिर सी बात है कि जब इन्होंने पैसे लगाए थे, निफ्टी 7,500 पे था, वहां से निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 120-130% के आसपास की रैली हो चुकी है। तो जितना लगाया था उसका दुगना कमाया, तो दुगना बेचेंगे भी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एफआईआर ने पैसे लगाए कब थे? एक्चुअली एफआईआर ने जो जम के पैसे लगाए थे वो सितंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच में लगाए थे। सितंबर 2020 को निफ्टी था 11,200 या 11,300 के आसपास, और मार्च 2021 में 14,700 के आसपास था। और इस दौरान एफआईआर ने 1,80,000 करोड़ पैसे लगाए थे। अगर वहां से अभी तक देखेंगे तो निफ्टी में करीब 47% के आसपास के रिटर्न आए, ज़्यादा नहीं है। तो इन्होंने 47% अगर ज़्यादा कमाया है तो आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट इनकी बिकवाली जो है 2,70,000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए थी, लेकिन बिकवाली जो है वो 3,90,000 करोड़ की है। यानी कि सिर्फ कोविड में जो कमाया वो नहीं बेचा एफआईआर ने, बल्कि जो कोविड के पहले इन्होंने खरीदा था उसको भी ये बेच के निकल जा चुके हैं। ये सब छोड़ो, बचा कितना ही बताओ। सब जो बेच दिया वो तो हो गया, जो तो हो गया तो हो गया। हाँ, अब उसका तो कुछ कितना बचा है और कितना बेचेंगे? अनिल जी, ये तो एफआईआर ही जानते हैं, क्योंकि पहले का भी बेच रही है, ऐसा नहीं है कि अभी का बेच रहे हैं। और इनफैक्ट मैं थोड़ा एक ये भी रिसर्च करो, कि एक काम करो, एक ये रिसर्च करो कि अभी तक इनका कितना पैसा लगा हुआ है इंडिया में, मतलब मार्केट में। हाँ हाँ, ओके, ट्राई करो। मुश्किल काम करने में तो मजा, आसान तो कोई भी कर लेगा। ये पता लगा कि कितना लगाया, कितना बचा। ठीक है, और कितना मल्टीप्लाई हुआ है। हाँ, मतलब वो अंदाज से हो जाएगा भाई कि ठीक है नेट इनफ्लो कितना है, ठीक है जो बड़ा होगा उसका भाव बढ़ना, उतना सब जाने दो। मतलब एग्जैक्ट दो डेटा भी हम निकालने की कोशिश कर रहे थे, दीप मेरे साथ बैठा था तभी। 8 साल में जो लगाया था वो पूरा निकाल चुका है एक्चुअली, वैसा डेटा देखे तो। अगर आप एक्चुअली बैक ट्रैक करें ना तो लगभग 8 साल का। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी खबर है। ओके, हाँ क्यों अनिल जी? अभी मैं बताऊंगा कि आशीष सर के सवाल का जवाब देना है ना, तो इसलिए हाँ, तो एक तो ये डेटा निकालो अब तक कितना लगाया है, कितना अंदाज से अब कितना बचाता है कि पता तो चले। हाँ, है ना, वो ये कुछ सवालों के जवाब डेटा में मिल जाते हैं, है ना। और डेटा को पढ़ के समझ के विश्लेषण करके जब बोलते तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है ना। तो कल और इसका विश्लेषण भी करेंगे। तब तक एक बार हाँ,
आशु सर के सवाल का जवाब दूं उसके पहले किसी की तो बिगुल की फरमाइश, सचिन जी के बिगुल की फरमाइश है, पहले बिगुल बजवा दिया जाए, उसके बाद मैं आता हूं सचिन जी के लिए बिगुल BTST का। बताएं सचिन जी। अनिल जी, काफ़ी सारे आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी वीकनेस बढ़ रही है। जिस तरीके से L&T इन्फोटेक ने वापस एक ब्रेकडाउन दिया है, तो मुझे लग रहा है लगभग ये स्टॉक वापस अपने स्विंग लोज या 52 वीक लो है उसके आसपास स्विंग होने के लिए तैयार हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से या फिर ट्रेडिंग के लिहाज से तो टारगेट होगा अराउंड 3980 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 3860 का। बिकवाली करनी है L&T इन्फोटेक के फ्यूचर्स में, स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ से अराउंड 4110 पर। ओके, तो शॉर्ट कॉल आ रही है IT नेम में, L&T इन्फोटेक के फ्यूचर्स को आप बेचकर चलें। आइए एक कॉल आ रही है अनिल जी की तरफ से भी, बिगुल कल के 2000। दीप एक बार फिर बेचने की राय और बेचना है अदानी एंटरप्राइजेस। अरे हाँ, इन लेवल्स पे फिर से बेचना चाहिए। लगभग 2090 के आसपास का लेवल है और 2100 के नीचे क्लोज होने जा रहा है। मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि 2100 के ऊपर क्लोज होता है, क्योंकि लास्ट हमारा टारगेट जो था 2105 का था। क्योंकि मुझे 2100 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, आखिरी सपोर्ट जो दिख रहा था, ये उसके नीचे जा रहा है। और ये जिस तरह से गिर रहा है, ये मतलब 2-5% के लिए गिरने वाला है। 5% तो आजकल HDFC गिर जाता है। करेक्ट। तो अदानी था, फिर ये तो हाई बीटा है, तो इस हिसाब से और मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस जो दूंगा वो थोड़ा दूर का दूंगा। ये होगा आपके लिए 2120 का। ओके, ठीक है। वैसे ज्यादा दूर नहीं, 30-40 रुपए बहुत ज्यादा दूर नहीं होता। 2090 से 2120, तो 2120 का स्टॉप लॉस है। 2055 पहला टारगेट होगा आपका, ठीक है। और उसके बाद 2005, बीच में एक आध और कोई अपनी मर्जी से रख लेना, क्योंकि 50-50 रुपए दूर आ रहा है। उसके बाद 1980, ये 3 टारगेट है। 2055, 2005, 1980, 3 टारगेट के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। यहाँ से भी और गिरावट की जगह, और अभी भी किसने कॉल दिया था ना, सचिन जी ने। सचिन जी आप मुझे धन्यवाद भी दे सकते हैं, और अगर आपको लगता है कॉल ठीक है तो इसके बारे में बताइए। 100% आपका कॉल है, गलत नहीं हो सकता। एंड जिस तरीके से मार्केट चार्ट्स के हिसाब से बताइए, मेरे कॉल के हिसाब मेरे तो बहुत सारे गलत होते हैं, वो चिंता वो मत बोलो, ये आप सिर्फ चार्ट्स के हिसाब से बताओ। डेफिनेटली अनिल जी, चार्ट के हिसाब से ही मैंने भी टारगेट 1980 का ही दिया है फाइनल टारगेट। एंड 2035 के बारे में हमने एक इंटरमीडिएट टारगेट रखा है। जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर पोजीशंस माउंट हो रही है, तो डेफिनेटली इसमें बने रहना है। जिस तरीके से वीकली स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अभी तो यहाँ पर गिरावट शुरू हो रही है, तो डेफिनेटली एक बड़े मूव के लिए स्टॉक पोजीशन है ऑन द डाउन साइड। ओके, और चाहे तो एक काम और भी कर सकते हैं दीप, नोट कर ले। 2080 का पुट ऑप्शन है, वो आपको 90 रुपये के आसपास मिलेगा, तब खरीद लीजिए। और आप 120 और 145 2 टारगेट रखिए, और आप स्टॉप लॉस थोड़ा लगा लीजिए अपने हिसाब से समझकर। 70 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। 2080 का पुट ऑप्शन खरीदना है 90 रुपये में, 70 का स्टॉप लॉस, 120 और 145 के टारगेट के लिए। ये भी नोट कर ले, जिनको रिस्क कम रखनी है ओवरनाइट, क्योंकि देखिए रिस्क तो है। 600 पॉइंट डाउ फ्यूचर नीचे दिख रहा है, हो सकता है 600 ना गिरे, कम गिरे, हो सकता है रिवर्स भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। 30,500 के आसपास डाउ में अगला अहम सपोर्ट है। 31-200 के नीचे 30,500 हो सकता है। 30,500 तक आके एक बार रिकवर करने की कोशिश भी करें, तो या तो पुट ले लें या आप अपनी हेजिंग के हिसाब से। ओवरनाइट रिस्क अदानी में काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल मार्केट में भी है, तो आप शॉर्ट कर रहे हैं लोअर लेवल पे, तो वो सावधानी आप जरूर रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। आइए अब बढ़ते हैं आगे। वागले साहब है तैयार, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, एसटीबीटी के तौर पे बिरला सॉफ्ट को बेच के जाना है। 335 336 का करंट भाव है। 340 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने अभी अभी निकाला है। मुझे लगता है ये कम से कम 10 से 12 रुपए यहाँ से जाना चाहिए। मेरा 322 का टारगेट होगा, और मेरा स्टॉप लॉस 340 का होगा। ओके, तो ये है आपके लिए बिरला सॉफ्ट पर बिकवाली की राय वागले साहब की तरफ से। आईटी पर आपको कमजोरी अब बढ़ते हुए दिख रही है। आइए कैश का ऑप्शन करते हैं स्वागत जय ठक्कर का। गुड आफ्टरनून जय, बताइए क्या राय है इस समय? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, जबरदस्त एक बिकवाली हमें मार्केट्स में देखने मिली है। आज गैप डाउन देखने मिला है क्लियरली, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउनसाइड रिस्क और भी है। देखिए इतना गिर चुका है, ओवरसोल्ड है,
सो एक चांस होता है दीप हमेशा कि एक बाउंस बैक आपको देखने मिले, शायद गैप फिल करने देखने मिले भी, बट देन ओवरऑल जब ट्रेंड ही डाउन है, सो आई थिंक दैट, और बहुत ही स्ट्रांगली डाउन है, तो जब इतना स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड हो तब आई थिंक एक कॉन्ट्रा बेट लेना शुडंट बी ओके। सो मैं यहाँ पे ट्रेंड के डायरेक्शन में एक रिकमेंडेशन आपको देता हूँ निफ्टी के पुट ऑप्शन में। यहाँ पे आपको खरीदना है निफ्टी का 15,500 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन जो 57 रुपए 40 पैसे पे मिल रहा है। एंड दीप आप हीरो जीरो ही मान सकते हैं बिकॉज 57 रुपए का है, तो इसको आप हीरो जीरो ही मानिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में आपको जो टारगेट्स देखने मिलेंगे दैट वुड बी 114 114, एंड नेक्स्ट टारगेट जो है दैट इज 158 158 का। सो 114 158 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे 57 रुपए 40 पैसे में निफ्टी का 15,500 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन। ये वीकली एक्सपायरी का 16 जून की। अगर और भी आपको थोड़ा बहुत बाउंस देखने मिले निफ्टी में और इसमें अगर थोड़ा बहुत फॉल आता है दीपांशु, मे बी टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 40 35 व्हाटएवर इन केस, देन और ऐड करना, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड काफी नेगेटिव है। आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर इंडेक्स टू सर्वाइव और सस्टेन एट द हाई लेवल्स। हाई लेवल्स पर आपको सेलिंग प्रेशर और देखने मिलेगा। इवेंचुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि 15,500 तक ये वीकली एक्सपायरी हमें देखने मिलेगी एक दफे। ओके, तो 15,500 की तरफ जा रहा है बाजार, वीकली एक्सपायरी उन लेवल्स पर आ सकती है और 15,500 का पुट खरीदने की राय आ रही है आपके लिए जय ठक्कर की तरफ से। इस पर रखें नजर। आइए नजर डालते हैं बैन से बेनिफिट डेल्टा कॉर्प बना हुआ है, क्या और कोई स्टॉक कंपनी दे सकता है या नहीं। आशीष हमारे साथ तैयार। आशीष बताइए, डेल्टा कॉर्प प्लस। बिल्कुल दीपांशु, डेल्टा कॉर्प तो बना ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर 94% है, अभी भी 80% से नीचे पोजीशंस आई नहीं है और आज गैस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि आरबीएल बैंक एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर पोजीशंस अगर आप देखें तो बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। शुक्रवार को 77% थी, अब बढ़कर हो गई है 138%, यानी 95% के आंकड़े को काफ़ी अच्छी तरीके से क्रॉस कर दिया। आरबीएल बैंक पक्का बैन में आएगा। लेकिन एक और स्टॉक है जिसका थोड़ा सा डाइसी है, कहना मुश्किल है क्योंकि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर देखें तो 95% के ऊपर नहीं है, 94.5% है, तो इसका थोड़ा सा डाउटफुल है कि आएगा कि नहीं आएगा, कहना मुश्किल है। आरबीएल बैंक पक्का आ रहा है। ओके, आरबीएल बैंक पक्का आ रहा है। इंडिया बुल्स शायद आ सकता है, डेल्टा कॉर्प बना रहेगा। एक्चुअली इंडिया बुल्स की बात करें अनिल जी, 105 के लेवल पर है और आज का लो 102 103 का है इसमें, यानी कि आज ये भी डबल डिजिट स्टॉक होते होते बनाए, काफी भारी गिरावट आ रही है सर। हो जाएगा लग रहा है, और कमजोरी दिख रही है, तो ये एक मतलब जिंदगी का वन ऑफ द वर्स्ट कॉल्स में से एक ये है। चल नहीं पाया। हाँ, तो मुझे लगता है कि एज ए डिसिप्लिन अगर आप निकलना चाहें तो निकल भी सकते हैं। मुझे लगता है हो सकता है 70 रुपए आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 70 रुपए यहाँ से? हाँ, जिस मतलब नॉट ये टेक्निकल लेवल्स के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैनेजमेंट चेंज होने के बाद जिस तरह के रिजल्ट्स आने चाहिए, जिस तरह का परफॉर्मेंस आना चाहिए, जिस तरह का परसेप्शन बनना चाहिए, वैसा कुछ भी हो नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल। तो जो एक ये मतलब है गलत कॉल हो गया, लेकिन आप निश्चिंत रहें। मुझे पता है कि काफ़ी लोगों ने खरीदा हुआ भी है। अगर आप बेचेंगे इस लेवल पे नुकसान भी करेंगे, ये भी मैं जानता हूँ। कोई और आएगा, बीएससी, वेदांता, पॉलीप्लेक्स, पित्ती इंजीनियरिंग, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जेके पेपर जैसे 50 स्टॉक और आएंगे और मैं आपको बोल के दूंगा कि ये स्टॉक ऐसा होगा जो आपके आईबुल हाउसिंग की नुकसान की भरपाई करेगा। तो ये मेरा एक खराब कॉल था, खराब नहीं, बहुत ही खराब घटिया वाला, तो इसमें कर लीजिए एग्जिट। तो मतलब ऐसे में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने का मतलब नहीं, क्योंकि क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जाती है आपकी। अल्टीमेटली आप कुछ अच्छा लेंगे तो एक आप कंफर्टेबल भी रहेंगे, दूसरा ये कि बढ़ेंगे तो सभी बढ़ेंगे, तो फिर बढ़िया क्वालिटी में रहने में समझदारी है। क्योंकि यहाँ पर अभी वो कहते हैं वो ग्रीन शूट्स कहीं दिख नहीं रहे जिससे ये लगे कि हाँ ये अच्छा हो जाएगा। करेक्ट। यही चीज आपको आईसीआईसीआई बैंक में आ सकती है, एचडीएफसी लिमिटेड में आ सकती है कि चलो ठीक है जब बढ़ेगा तो एचडीएफसी लिमिटेड बढ़ेगा तो सही ना। करेक्ट। तो वो उस तरह की जो चीज है वो यहाँ पर मिसिंग है अभी। तो इसलिए काफी लोग मुझे पूछ भी रहे हैं पर्सनली, तो मुझे लगता है कि ठीक है जाने दीजिए। हाँ ठीक है, गलती मानने में कोई हर्ज नहीं है, हो गई ये एक बड़ी गलती भी, छोटी भी नहीं बड़ी वाली है। हाँ बाकी तो जनरली आज के 2000 कल के 2000 में तो हम स्टॉप लॉस देते हैं, ये जनरली पिक ऑफ द ईयर हो उसमें गलत होना। आई एम श्योर कि लोग ज़्यादा पैसा लगाते हैं, ज़्यादा सोच समझ के लगाते हैं या ज़्यादा भी खरीदते हैं, तो आप निश्चिंत रहें। और इसीलिए इस बार टिप मैं बताऊँ आपको कि बर्थडे पर आपने भी बोला, बंसली सबने बोला कि एक बर्थडे पिक दीजिए, बर्थडे वो कंफर्ट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि कोई एक स्टॉक ऐसा दिया जाए, क्योंकि जिस दिन दें उस दिन 10-5-15% चल जाए, फिर वो दिन टॉप बना दे, फिर नीचे आ जाए, फिर और मार्केट में तो आपको ऐसा समझ में आ ही रहा है कि धीमे धीमे ऐसा कोई जल्दबाजी तो है नहीं कि वापस आपको मौका नहीं मिलेगा लेने का, मौका भी देगा, इसलिए मैं रुक गया, इसलिए दिया नहीं। बट मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ,
आपके लिए निश्चित तौर पे कुछ बढ़िया इन्वेस्टमेंट आइडिया ऐसा लेकर आएंगे जिसके नुकसान की भरपाई करेगा। बिल्कुल, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग अगर लिया है तो जाने दीजिए। हाँ। लग रहा है यहाँ से और तेज गिरावट आ सकती है। आइए सर, फाइनल स्ट्रैटेजी भी लेना आज की। हाँ, ले लीजिए। आइए फाइनल स्ट्रैटेजी एलजी की तरफ से। 600 पॉइंट्स कुछ बदला नहीं है डाउ में। 3% सर नास्डैक फ्यूचर्स देखिए, ये भी ऑलमोस्ट 3% गिरा था फ्राइडे को भी, और आज फिर से ऑलमोस्ट 3% गिरने के लिए तैयार हो रहा है। तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा कमजोरी दिखेगी। यूरोप 2 से 2.5% नीचे है। रुपया तो ऑलरेडी रिकॉर्ड लो बना ही चुका है। क्या करके जाना है सर? दीप, कुछ करने जैसा है नहीं। ये लेवल न शॉर्ट करने के और लॉन्ग करने की हिम्मत है नहीं। जहां बंद हो रहे हैं एग्जैक्टली आप देखिए वही 16,781 के आसपास जाकर बंद होगा आपका, जो पिछला लो है 13 मई का। तो वहीं पर बंद हो रहे हैं। तो ऐसे बंद के बेसिस पे भी आप स्टॉप लॉस ट्रिगर कर रहे हो, वो भी नहीं दिख रहा। बैंक निफ्टी बंद हुआ था आपका 33,121 पे, उसके थोड़ा सा ऊपर बंद हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ ना करें वो बेहतर है। लॉन्ग है 15,500 का पुट रख लीजिए, शॉर्ट है 16,000 का कॉल रख लीजिए। तो बड़ा मूव कुछ आया तो 16,000 के ऊपर तो आना नहीं, उसके ऊपर आया तो उसके लिए आपकी हेजिंग है। खराब मूव बहुत आ गया तो आपके 15,500 से नीचे तो आएगा नहीं। तो आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 15,500 का पुट ले लीजिए। तो 15,500 16,000 कल के लिए आपका ये 500 पॉइंट का दायरा है। इससे कहीं इधर उधर होगा तो देखा जाएगा। तो ओवरनाइट आपको रिस्क के हिसाब से अगर रखना है तो ये करना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से खुद रिस्क मैनेजमेंट कर लीजिए। जितनी लीवरेज पोजीशन कम रखेंगे आइदर साइड उतना बढ़िया है। अगर आप 16,000 प्लस पे शॉर्ट हैं तो आप रिस्क में कम हैं जी, तो आप कैरी कर सकते हैं। लेकिन एक आध छोटा मोटा प्रोटेक्शन आपका होना जरूरी है। ये बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी का सेम है, 33,000 इसके नीचे जाएगा तो ही और फ्रेश खराब होगा। आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 33,000 का पुट ले लीजिए ताकि आपके, और शॉर्ट है तो 34,000 का कॉल ले लीजिए। सिंपल सी चीज। गॉट इट सर। चलिए, तो ये है आपके लिए इस समय राय बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पर। आइए जय के पास वापस चलते हैं उनके जैकपॉट कॉल के लिए। बताएं जय। दीप, टाटा मोटर्स में जबरदस्त एक हमें वीकनेस देखने मिल रही है। जबरदस्त शॉर्ट इनफैक्ट बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे। इसका आप 400 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे 11.90 पे, 6.60 का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। 19.40 का टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट 24 रुपए का बनेगा। सो 19.40 एंड 24 ये दो टारगेट्स के लिए टाटा मोटर्स का 400 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे। दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस स्टॉक इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स बिलो 400 तो डेफिनेटली जाएगा ही, बट नेक्स्ट टारगेट जो इसका निकल कर रहा है वो 383 का है। 380 के नीचे लगभग 370 तक भी जा सकता है। सो 383 एंड 370 दीज आर द टू टारगेट्स इन दिस स्पॉट। ऊपर मुझे अब लग रहा है कि दीप 415 420 की जो रेंज है वो निकालना बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा टाटा मोटर्स के लिए फॉर दिस सीरीज। ये सीरीज में आपको बहुत ही अच्छी वीकनेस देखने मिल सकती है। शॉर्ट्स अच्छे बिल्डअप हुआ है। सो यहाँ पे 400 का पुट लेके आई थिंक यहाँ पे मंदी कर सकते हैं। तो करीब 11-12 रुपए में आपको मिल रहा है 400 का पुट, 7 रुपए का आइए स्टॉप लॉस, 19.4 और 24 के टारगेट के लिए यहाँ पर टाटा मोटर्स का 400 का पुट खरीद कर जाएं। यह है आपके लिए जय ठक्कर की तरफ से राय। चलिए क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बात करते करते इंडिया बुल्स हाउसिंग। अनिल जी, सबसे ज़्यादा गिर रहा है पिछले कुछ मिनटों में। अगर एक स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा फिसला है तो वो इंडिया बुल्स हाउसिंग ही है। इस पर रखिए नज़र। एबी फैशन पर भी एक सेल कॉल आई थी। एबी कैपिटल पर भी आपको रखनी है नज़र। वो भी 5-5.5% आपको टूटते हुए दिख रहा है। किरण जी ने दी थी एबी फैशन पर कॉल। एबी कैपिटल ये भी एक काउंटर है जो काफ़ी तेज़ी से गिरा है। आइए फिर आज की फाइनल क्लोजिंग की तरफ मूव करते हैं। और सुबह जैसे बाजार खुले थे वैसे ही बंद हो रहे हैं। सुबह हमने देखा था 50 के 50 निफ्टी स्टॉक्स नीचे खुल रहे थे। क्लोजिंग में देखिए हल्की फुल्की खरीदारी नेस्ले और बजाज ऑटो, जिसका कल आ सकता है बायबैक, उस पर खरीदारी थी। बाकी सारे स्टॉक्स गिरे थे। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इन दोनों ने गिरावट को लीड किया है। 5.5 से 7% की गिरावट दोनों काउंटर्स में आपको आती हुई देखिए। इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, इसके साथ ही आपने देखा SBI, कोटक, HDFC बैंक, सारे जो फाइनेंशियल कंपोनेंट्स हैं वहां से भारी गिरावट दिखी। और ये सारे दिग्गज हैं बाजार के, इसकी वजह से आपको डीप कट्स दिखे हैं। इसके साथ ही टाटा मोटर्स, जिसकी अभी बात चल रही थी, टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, TCS, अदानी पोर्ट्स, NTPC, कोल इंडिया, इन्फोसिस, L&T, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक, यहाँ पर भी वीकनेस बनती हुई देखी आपने। एंड ऑफ कोर्स गिरावट के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी आज के बाजार में एक अच्छा बड़ा योगदान रहा। इसके साथ ही आपने देखा ITC, ये भी आज फिसला है। यूजुअली वीक डेज पर ITC थोड़ा होल्ड आउट करता है, पर आज ऐसा कुछ लक नहीं आते हुए दिखा। JSW स्टील, अपोलो हॉस्पिटल्स, डिवीज, ये भी सारे काउंटर्स हैं जो आपको गिरते हुए दिखे। HUL, ब्रिटानिया,
इन दोनों FMCG काउंटर्स में आपको ने फिर भी रिलेटिवली और बहुत ही छोटे मार्जिन से थोड़ी आउट परफॉर्मेंस बनती हुई देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए, 10 ही वायदा कारोबार के स्टॉक से जो होल्ड आउट कर रहे थे उसमें से कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं, जैसे कि हनीवेल 1% ऊपर वायदा कारोबार के टॉप गेनर्स में से एक। थोड़ी खरीदारी मैरिको, पिडलाइट, PI इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, नेस्ले, सीमेंस, इप्का और ब्रिटानिया में आपने देखी। बाकी सारे वायदा कारोबार के स्टॉक्स फिसले हैं। RBL बैंक 23.5% ये काउंटर आज आपको गिरते हुए दिखाए, डबल डिजिट कैटेगरी में आ गया। इनफैक्ट 90 के भी नीचे आज आपको जाते हुए दिखाए। कॉन्फिडेंस बाजार का नई मैनेजमेंट में अभी आना बाकी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, M&M फाइनेंस दोनों में आपने गिरावट देखी है। इसके साथ ही वीकनेस आपने देखी L&T फाइनेंस में। AB कैपिटल इसकी बात हो रही थी। चोला इन्वेस्टमेंट भी एक और ही ऐसा काउंटर है। डेल्टा कॉर्प बैन में होने के बावजूद 7% टूटा है आज। इसके साथ आपने देखा L&T टेक, माइंडट्री दोनों IT मिड कैप्स, L&T इन्फोटेक ये भी फिसलते हुए दिखा। कैनरा बैंक, अपोलो टायर्स, पीरामल एंटरप्राइजेस, चोला इन्वेस्टमेंट, मेट्रोपोलिस, ग्रैन्यूल्स, बिरला सॉफ्ट, टाटा मोटर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एम्फेसिस, साथ ही टाटा पावर, बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपने वीकनेस बनती देखी। LIC इस पर भी आज रखनी है नजर, क्योंकि एंकर लॉक इन आज आपने खत्म होते हुए देखा। स्टॉक 6% नीचे था एंकर बुक से भी। लगता है कि शायद आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर आपने LIC में भी आते हुए देखा। ये भी एक और ट्रेडर स्टॉक है जो हमारे रेडार पर रहेगा। और कई सारे कैश काउंटर्स में भी आपने बड़ी मूव्स बनती हुई देखी हैं। फॉर एग्जांपल टाइम टेक्नो 11% नीचे था, TV18 8.5% नीचे, बॉम्बे डाइंग 7.5% नीचे, वेल्सपन, जैकॉब, वेल्सपन इंडिया और साथ ही हिमाद्री स्पेशलिटी, हिम्मत सिंह पूनावाला कुछ और स्टॉक्स जहां पर गिरावट हुई। एग्जैक्ट 15,800 पर निफ्टी 400 पॉइंट का कट, जो 15,800 के लेवल के आप बोल रहे थे एग्जैक्ट वो आ गया प्रोविजनल पे, और 1000 पॉइंट का कट बैंक निफ्टी 33,450 और एवरेज होकर 15,775 780 पर आएगा, लगभग उन्हीं लेवल के आसपास। तो ट्रेडिंग क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ या नहीं उसका जवाब कल ही मिलेगा। एग्जैक्टली वही जाकर बंद हुआ है। और बैंक निफ्टी भी आपका 33,350 400 के आसपास, 350 375 क्लोजिंग होना चाहिए। एवरेज क्लोजिंग थोड़ी देर में पता चलेगा। 580 के नीचे आपका डाउ है। हाँ, अब रहा सवाल जिसका जवाब का इंतजार आशीष कर रहे हैं और काफ़ी समय से पूछ भी रहते, तो मैंने कहा कि समय मिले तो मैं पहुंचूं। उससे पहले बंसल जी, आप कुछ कहना चाहते थे इससे जुड़े या किसी और मैटर पर आप बोले थे, मुझे कुछ कहना है? नहीं अनिल जी, मैं एक चीज हाईलाइट करना चाह रहा था और आपका व्यू चाह रहा था। अनिल जी देखिए, यूएस मार्केट तो बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है और जिसकी घबराहट में सब मार्केट गिर रही हैं, बट यूएस के अंदर जो वहां का वोलेटिलिटी इंडेक्स है विक्स जो यूएस का है, वहां पे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है, मतलब कि वहां पर अभी तक रैली देखने को नहीं मिली है। और तो ये मैं एक तो ऑब्जर्वेशन हाईलाइट करना चाह रहा था और इस पर अनिल जी आपकी टिप्पणी चाह रहा था। अरे भाई साहब, इतने मुश्किल सवाल 3:30 बजे क्यों पूछते हो? सुबह सुबह पूछो। इधर अपना नहीं संभल रहा है, यूएस कहाँ से संभालेंगे बंसल जी? 30,500 के आसपास नजर रखिए। लास्ट टाइम 30,500 से हम घूमे थे। जहां से हम घूमे थे 13 मई के आसपास के लो ये यूएस के भी यही है। करेक्ट। सो आई थिंक रुकना होगा तो यहीं पर रुक जाएंगे 30,500 के आसपास, और नहीं तो फिर तो देखो जो ईश्वर की इच्छा हो। हाँ, रहा सवाल आशुतर का। आशुतर, वैसे मैंने आपके बोलने पे ही ये और डेटा निकलवाए हैं कि एफआईज का कितना बेचना बाकी रहा, लेकिन अगर एफआईज 2008 से लेकर अब तक का बेच चुके हैं, जो हमारी अब तक की रिसर्च बता रही है, तो मैं आपकी बात से पूरी तरह से असहमत हूं। माफ कीजिएगा, पूरी तरह से असहमत हूं कि रिटेल के पैसे लगेंगे। इस बार मेरा बहुत स्ट्रांगली और मजबूती से यह मानना है कि इस बार रिटेल पैसा बनाकर जाएगा। अभी भी बनाया है, आगे भी बनाएगा, बशर्ते कि आपको इन्वेस्टर होना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से सोच रहे हैं कि भाई मैं 18,600 पे लूँ और 15,600 पे बेच दूँ, तब तो एक अलग बात है, वो तो फिर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली हमारे यहाँ जो मेरा समझना है, उस तरह की तेजी बनेगी, उतनी लंबी तेजी बनेगी जो एक जमाने में जापान में बनी थी। जी, जापान में 40-45 साल का बुल रन आया था, बिल्कुल लंबा वाला एक्सपेंशन पीरियड। मैं बताता हूँ क्यों। मैं 2 मिनट लूंगा, लेकिन मैं बताता हूँ क्यों। दुनिया में 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, एक अमेरिका है और दूसरी चाइना है। जी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, आपके लिए एक बार सारे एक्सपर्ट्स को दिखाओ ताकि हम बात करें तो पता लगे। हाँ, अमेरिका की अर्थव्यवस्था चलती है कंजम्पशन पे और चाइना की अर्थव्यवस्था चलती है प्रोडक्शन पे। बिल्कुल 2 सिलेंडर है अर्थव्यवस्था के, जो आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं, भगाते हैं। जैसा एरोप्लेन चलता है ना 2 सिलेंडर पे, 2 इंजन पे, ये 2 इंजन है। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा एरोप्लेन बनने जा रहा है जहाँ दोनों सिलेंडर काम कर रहे हैं। कंजम्पशन 130 करोड़ 140 करोड़ हम हैं, इससे ज्यादा कंज्यूमर मिल नहीं सकते। बिल्कुल। दूसरी तरफ जिस तरह से प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी हम बना रहे हैं, मुझे लगता है आने वाला समय, आने वाला 10 साल 15 साल 20 साल और
हमारी जनरेशन के बाद जो आए हैं दुनिया में वो बहुत खुशनसीब हैं कि वो हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया पीरियड देखेंगे। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। और जो हमारी सेविंग्स का फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, अब तक हम सिर्फ सोना ले लेके ज़मीन में गाड़ते थे, या बहुत हो गया तो बैंक की एफडी करा दी, पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, उसके बियॉन्ड नहीं। अब वो जो कल्चर फैल रहा है, हाँ ये कोई एक तरफा तेज़ी नहीं है, इसमें बीच बीच में झटके लगेंगे। बहुत सारे कमज़ोर ट्रेडर्स जो डिसिप्लिन नहीं रखने वाले इन्वेस्टर्स वो बाहर भी होंगे, लोगों का भरोसा भी टूटेगा, सब कुछ होगा। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि एक वो ज़माना आएगा जहाँ न सिर्फ हमारे इन्वेस्टर्स हमारे मार्केट को डोमिनेट करेंगे, बल्कि अब इसके आगे और एक बड़ा आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आशु जी ध्यान से सुनिएगा, बल्कि हम इतने बड़े होंगे कि दुनिया भर के बाजारों में जाकर हम पैसा लगाएंगे और ये बोलेंगे ये भारत के एफआई है जो आकर हमारे यहाँ पैसा लगा रहे। याद रखना मेरे शब्दों को, हम मुलाकात करेंगे 10 से 15 साल बाद, ठीक है? तब तक आइए, फ्राइडे को कॉफी पियेंगे। अगर आपको पसंद आई हो, किसी को पसंद आई हो तो ताली बजा सकते हैं इस बात पर। बहुत ही अच्छा राष्ट्र के नाम संदेश है जिसमें कोई मतलब 100% मैं मतलब है दिल से बोल रहा हूँ, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि आने वाले 15, 20, 25 साल हमारे ही हैं। बाकी रहा सवाल, अब मैं आपसे बात और करूंगा तो वो लंबा चलता रहेगा। आशु सर कॉफी पे आमंत्रित है, चाय पर आमंत्रित है, विस्तार से बातचीत करेंगे। समय थोड़ा सा कम है, मृत्युंजय मेरी तरफ से घूर कर देख रहे हैं मेरा नंबर कब आएगा कमोडिटीज में। तो आइए जल्दी से आज के बाजार बंद होने के बाद के एक्शन को आपको बता दूं। फिलहाल जो प्रोविजनल क्लोजिंग के बाद फाइनल क्लोजिंग आई एग्जैक्टली वही आई है दीप, 15,774 देख लीजिए, 15,775 और बैंक निफ्टी की भी आपकी 33,400 के आसपास है। ये फाइनल क्लोजिंग है। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशु सर माफ़ी चाहता हूँ, समय की कमी है, आपको मौका नहीं दे पाया। ये मत समझिएगा कि मैं अपने व्यू के सामने आपका नहीं सुनना चाहता, लेकिन वाकई में समय की कमी है। और जय ठक्कर साहब, किरण जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सादर आमंत्रित है कॉफ़ी पर, और जो मुंबई वालों के लिए पार्टी रखेंगे वो भी तभी रखेंगे जब आप मुंबई में हो, क्योंकि आप ना हो तो मज़ा तो नहीं आता, ये बात तो पक्की है। तो ठीक है, आप सबसे विदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीप को इजाज़त दीजिए।